ओके, होपफुली मेरी आवाज़ सही आ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप चैट में बता सकते हैं या वैसे बता सकते हैं। सो सेशन स्टार्ट करते हैं। यू होपफुली ऑलरेडी नो मी, आई एम सुफियान लियाकत। हमने पिछले 2 सेशंस कवर किए थे डेवऑप्स के ऊपर, और उसके अलावा हमारा जो दूसरा सेशन था वो डॉकर के ऊपर था। आज हम उसी सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे जो हमारी सीरीज़ चल रही है। पिछले सेशन के अंदर हमने डेवऑप्स कवर सॉरी डॉकर कवर किया था। हमने डॉकर के कंटेनर्स बनाए थे, हमने डॉकर कंपोज पढ़ा था, किस तरह हम डॉकर कंपोज से मल्टीपल कंटेनर्स को एक ही कमांड के साथ रन कर सकते हैं, किस तरह फिर हमने फिर उसको डिप्लॉय किया, हमने मल्टीपल डॉकर फाइल्स लिखी। आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि क्यूबरनेटिस पे क्यूबरनेटिस कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करती है, होता क्या है क्यूबरनेटिस, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, हम डायरेक्ट डॉकर ही क्यों नहीं यूज़ कर लेते, क्यूबरनेटिस यूज़ करने की वजह क्या है। उन सारे सवालों के जवाब होंगे आज, और उन सारी चीज़ों को हम एक एक करके कवर करेंगे। सो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं। जस्ट 1 मिनट। ओके, तो मेरी स्क्रीन शो हो रही है किसी को? अभी तक तो शो नहीं हुई। एक मिनट दीजिएगा मुझे। आई थिंक देयर इज सम इशू। ओके, सॉरी सॉरी फॉर द डिले। मैं अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ। ओके ओके, आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस, यूर ऑल सेट। ओके, थैंक यू। सॉरी फॉर द डिले, आई डोंट नो व्हाट इज द इशू। रिजॉइन होने सही हो गया। सो हम अपना जो सेशन है वो कंटिन्यू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे क्यूबरनेटिस के ऊपर कि हमें क्यूबरनेटिस बेसिकली है क्या और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बेसिक्स के ऊपर आने वाला है, क्योंकि क्यूबरनेटिस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक बहुत वास्ट टॉपिक है। इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा नॉलेज है। हमारा टॉपिक होता है मोस्टली 1.5 से 2 घंटे का। वी कैन नॉट कवर द होल कुबरनेटिस इन इट। हम बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें ही इतने टाइम में कवर कर पाएंगे। एंड हम जो आज कवर करेंगे देयर इज़ अ लॉट इंस्टेड ऑफ दिस एज वेल। इसके अलावा भी बहुत सारा कंटेंट है, मैं आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, आप खुद से सीख सकते हैं। हम यहाँ पे बेसिकली एक बेसलाइन क्रिएट करेंगे ताकि आपको पता लग जाए कि हमें कुबरनेटिस करना कहाँ से, किस तरह करना है और ये होता क्या है।
आज का हमारा प्लान क्या है, हम सबसे पहले कोई कंसेप्ट पढ़ेंगे, वही बेसिक जिस तरह पहले हमारे 2 सेशंस हुए हैं उसकी तरह ही, कि सिंपल डेफिनेशन है पहले वो सीखेंगे। उसके बाद हम कौन-कौन सा इसमें जो सर्विसेज़ हैं, कौन-कौन सी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं, जो सिंपल डेफिनेशंस होती हैं पहले वो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे क्लस्टर का आर्किटेक्चर क्या होता है। ये सबसे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, वो ये है क्लस्टर का आर्किटेक्चर, कि कुबरनेटिस का जो क्लस्टर बनता है, क्लस्टर क्या होता है, फिर क्लस्टर आर्किटेक्चर क्या होता है, कुबरनेटिस का पूरा आर्किटेक्चर समझेंगे। अगर आपको वो समझ लग जाती है तो कुबरनेटिस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आगे जाकर हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे। उसके बाद हम करेंगे एक छोटी सी नोड ऐप को, जो कि हमने लास्ट सेशन में भी एक डॉकर के साथ बनाई थी, उसको कुबरनेटिस के साथ डिप्लॉय करेंगे। फिर हमने एक लास्ट सेशन के अंदर एक मन स्टैक का प्रोजेक्ट बनाया था, और उसको हमने डिप्लॉय किया था डॉकर कंपोज के साथ। हम फिर उसी प्रोजेक्ट को कुबरनेटिस के साथ डिप्लॉय करेंगे। उसका बैक एंड होगा, फ्रंट एंड होगा, और फिर एंड में मैं आपको दिखाऊंगा सेल्फ हीलिंग और स्केलिंग की कमांड किस तरह कुबरनेटिस के, अगर आपके मल्टीपल पॉड्स रन हो रहे हैं, एक डिलीट हो जाता है तो किस तरह वो कुबरनेटिस खुद ब खुद उसको ऑटो स्पिन कर देगा, और किस तरह हम कमांड के जरिए स्केल अप कर सकते हैं अपनी ऐप को एक ही कमांड के अंदर, और एक ही कमांड के अंदर स्केल डाउन कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को प्रैक्टिस पहले हम बेसिक्स, सॉरी, पहले हम उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं पहले वो पढ़ेंगे, उसके बाद उसको प्रैक्टिकल वर्क में देखेंगे। सो हम हमारा जो लास्ट सेशन था वो प्योर डॉकर और डॉकर कंपोज के ऊपर था। तो डॉकर कंपोज में कौन सी प्रॉब्लम है, सबसे पहले वो देखते हैं। डॉकर कंपोज रन्स ग्रेट ऑन वन मशीन। अगर आपके पास एक मशीन है, आपका जो प्रोजेक्ट है, पूरा आर्किटेक्चर है, वो एक मशीन के ऊपर रन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉकर कंपोज बिल्कुल सही चलता है। आपकी जो ऑडियंस है वो लिमिटेड है, आप मिलियंस ऑफ यूजर्स नहीं है आपके प्रोजेक्ट के अंदर, आपका जो सिस्टम है वो सिर्फ एक ही मशीन के ऊपर चल रहा है, डॉकर कंपोज बिल्कुल सही वर्क करता है। 90% ऑफ द केसेस के अंदर आपको कुबरनेटिस चाहिए ही नहीं होता, कुबरनेटिस ज़रूरी नहीं है। जो कुबरनेटिस कहाँ चाहिए होता है, जो नेक्स्ट 10 जो एज केसेस हैं हमारे, जो 10% ऑफ द टाइम है, वहाँ पर आपको चाहिए होगा, जब आपका जो आर्किटेक्चर है वो स्केल अप कर जाए, कहाँ से एक मशीन से निकल के मल्टीपल मशीन्स के ऊपर चला जाए, जब आपके यूजर्स 10-20 हज़ार से निकल के मिलियंस ऑफ, इवन के 50 मिलियन यूजर्स, लेट्स से 100 मिलियन यूजर्स तक पहुंच जाए, तभी आपको कुबरनेटिस की जरूरत पड़ती है। और आपके यूजर्स इधर, फॉर एग्जांपल आपके यूजर्स हैं ही 10 यूजर्स, आपके 50 यूजर हैं, आप नई ऐप बनाइए, आप कुबरनेटिस के ऊपर डिप्लॉय कर देते हैं, सो यू आर फूल, आप बेवकूफ़ हैं, आपको उस चीज़ की जरूरत ही नहीं थी, आप एक एक्स्ट्रा चीज़ कर रहे हैं बिला वजह। यही यहाँ पे बात लिखी हुई है कि कुबरनेटिस अगर आपकी एक ही मशीन है और थोड़े से यूजर हैं, आपको कुबरनेटिस की जरूरत नहीं है। ट्रैफिक स्पाइक हो जाती है अगर आपके बहुत ज़्यादा कंटेनर हो जाते हैं, आपके यूजर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आपके जो कंटेनर है वो बार बार डेड हो रहे हैं, आपके यूजर्स उन कंटेनर्स के ऊपर पूरे नहीं आ रहा, आपने मल्टीपल कंटेनर्स रन किए हैं हमें, तो फिर कंपोज आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मल्टीपल कंटेनर्स हो सकता है, आपके बैकएंड है 4 कंटेनर, 8 कंटेनर बैकएंड के रन हो रहे हैं, 8 फ्रंट एंड के रन हो रहे हैं, आपके बोलम के वर्कर्स हैं 3 से 4 उसके रन हो रहे हैं, फिर आपके हो सकता है एनजीनिक्स चलाया हुआ है आपने, 3 से 4 उसके रन हो रहे हैं आपके, इसके अलावा हो सकता है आपने रैबिट एमक्यू चलाया हुआ है, उसके भी रन हो रहे हैं आपके। तो अगर मल्टीपल कंटेनर्स रन होंगे ना आपके, तो उन सबको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है विदाउट कुबरनेटिस। और कुबरनेटिस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता होता है कि जितने भी कंटेनर्स हैं ना, उनको ऑर्केस्ट्रेशन, कुबरनेटिस बेसिकली करता क्या होता है, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन। कंटेनर क्रिएशन के लिए यूज होता है डॉकर, और कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन के लिए यूज होता है कुबरनेटिस। अगर आपके मल्टीपल कंटेनर्स हैं, आपसे मैनुअली मैनेज नहीं हो रहा है, उनके लिए आप कुबरनेटिस यूज़ करेंगे। किस तरह, वो आगे देखते हैं। कुबरनेटिस होता क्या है, ये बनाया गया था गूगल की तरफ से, डिफरेंट बॉर्ग, ओपन सोर्स है। जिस तरह डॉकर डॉकर का आर्किटेक्चर है वो सारा ओपन सोर्स है, कुबरनेटिस भी ओपन सोर्स है, गूगल ने बनाया था अपने ही प्रॉब्लम, क्योंकि गूगल जब अर्ली 2000 के अंदर जब गूगल के ऊपर यूजर्स बढ़ना शुरू हो गए थे, तो उनका आर्किटेक्चर है पहले वो सिंपल डॉकर के ऊपर ही चला करता था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यूजर्स अर्ली 2000 के अंदर बढ़ना शुरू हो गए, लोगों के पास कंप्यूटर्स आ गए, टेक्नोलॉजी बढ़ना शुरू हो गई, तो उनका जो नॉर्मल आर्किटेक्चर था वो वर्क नहीं कर रहा था, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ज़्यादा यूजर्स को सर्व करने के लिए उन्हें कुबरनेटिस बनाया था। और अभी भी गूगल का तमाम आर्किटेक्चर है और जितना भी उनका जो क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कुबरनेटिस के ऊपर ही चलता होता है। सबसे बड़ा यूज़र कुबरनेटिस का गूगल ही है। मैंने किस लिए बनाया गया था, मल्टीपल कंटेनर्स को मल्टीपल मशीन्स पर रन करने के लिए। जिस तरह कोई कंटेनर डाउन हो जाता है तो ऑटो रिस्टार्ट हो जाए, अगर उस पर कंटेनर्स के ऊपर यूजर ज़्यादा हो जाते हैं तो ऑटो स्केल हो जाए। यानी जो 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 मैंने आपको पहले आपको डिस्क्राइब किया किन वजूहात के लिए, वही वजूहात के लिए इन्होंने कुबरनेटिस बनाया था गूगल ने। डॉकर और कुबरनेटिस में क्या फ़र्क है? डॉकर क्या है, बेसिकली एक शिपिंग कंटेनर
डॉकर द शिपिंग कंटेनर दैट पैकेजेस योर ऐप, वो आपकी ऐप को एक पैकेज में कन्वर्ट करता होता है, एक डब्बे के अंदर, जो हमने जिसको हम कंटेनर कहते होते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा था। डॉकर क्या करता होता है, एक आपके जो पूरी ऐप है उसको एक डब्बे के अंदर, एक कंटेनर के अंदर बंद करता होता है, उसको शिप करता होता है। हो सकता है अब आपके मल्टीपल डब्बे हो सकते हैं, एक बैक एंड का, एक फ्रंट एंड का, एक आपका एनजिनक्स का, एक आपका वर्कर का, एक आपके मोंगोडीबी का, एक आपका रेडिस का। उन सब अगर आपके कंटेनर ज़्यादा हो जाते हैं, उन कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए क्या ये चाहिए होता है, क्यूबरनेटिस। डॉकर क्या है, एक आपकी ऐप को डब्बे में कन्वर्ट करने के लिए और मल्टीपल डब्बों को मैनेज करने के लिए क्यूबरनेटिस। ये एक मोस्ट सिंपलेस्ट डेफिनेशन है दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए। क्यूबरनेटिस क्लस्टर, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस पूरे हमारे सेशन के अंदर। क्यूबरनेटिस का क्लस्टर क्या होता है और क्यूबरनेटिस का आर्किटेक्चर वर्क किस तरह करता है। क्लस्टर बेसिकली होता है क्यूबरनेटिस का सेट ऑफ मशीन्स जो कि रिक्वायर्ड होती हैं हमारी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स अगर जो एक साथ में, क्लस्टर आपको जैसे नाम से लगा, क्लस्टर क्या होता है, डिफरेंट चीज़ों का एक हजूम होता है, उसी को तो क्लस्टर कहते हैं। मल्टीपल चीज़ें जो आपस में एक दूसरे के साथ फुली कनेक्टेड हैं और वर्क कर रही हैं, उसी को क्लस्टर कहते हैं। लोगों का क्लस्टर ऑफ पीपल हो सकता है। हमारे इस सेशन में क्या है, कुबरनेटिस का क्लस्टर यानी क्लस्टर ऑफ मशीन्स। मशीन्स क्या, मल्टीपल मशीन हो सकती हैं। जिस तरह हमने बात किया, अगर आपकी मशीन ही एक है, EC2 की इंस्टेंस एक है, तो आपको कुबरनेटिस की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपकी मशीन ज़्यादा हो चुकी हैं, आपकी मल्टीपल 3 से ज़्यादा, यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 मशीन हैं, वर्कर नोड 1, वर्कर नोड 2, वर्कर नोड 3। ये क्या है, ये वर्कर नोड, ये मशीन, अगर आपकी मशीन ज़्यादा हो चुकी हैं तो उन मशीन का जो क्लस्टर होता है, उनका जो कॉम्बिनेशन होता है, उसी को ही कहते हैं क्यूबरनेटिस का क्लस्टर। क्यूबरनेटिस के जो क्लस्टर होता है उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं मेन चीज़ें, जो वो जो मेन चीज़ें हैं उसकी क्यूबरनेटिस के क्लस्टर की, वो 2 हैं। एक है कंट्रोल पैनल और दूसरा है कंट्रोल पैनल और दूसरा है वर्कर नोड्स। अब कंट्रोल पैनल क्या होता है, कंट्रोल पैनल है उसका एक ब्रेन, उसका हेड। जिस तरह CPU है ना, CPU क्या है, पूरे कंप्यूटर का एक हेड है, ब्रेन है। उस तरह कंट्रोल पैनल भी क्या है, क्यूबरनेटिस का एक ब्रेन है, जो कि सारे डिसीजंस लेता होता है और पूरे क्यूबरनेटिस के क्लस्टर को, मल्टीपल मशीन्स को मैनेज करता होता है। अब कंट्रोल पैनल के अंदर फर्दर 3 कंपोनेंट्स आ गए, API सर्वर है, स्केजुलर है और HCD है। ये क्या करते होते हैं, API सर्वर, फॉर एग्जांपल हम जब कुबरनेटिस के साथ बात करते होते हैं ना, kubectl से, हमारे आगे पढ़ेंगे kubectl क्या होता है। kubectl बेसिकली एक CLI टूल है जिससे हम कुबरनेटिस के क्लस्टर से बात कर सकते हैं। जिस तरह आपने क्लाउड कोड यूज़ किया है, क्लाउड कोड क्या है, एक CLI टूल है क्लाउड के कोडिंग एजेंट से बात करने के लिए। और जितने भी CLI टूल होते हैं वो क्या होते हैं, किसी एक प्रोजेक्ट या किसी प्रोडक्ट से बात करने के लिए जो टूल होता है, CLI टूल। इस तरह ही ये kubectl भी क्या है, कुबरनेटिस से बात करने के लिए एक CLI टूल है। और अब हम फर्ज करें, हमने उसको कहा कि एक हमारा बैकएंड का जो कंटेनर है वो रन कर दो। अब वो हम जब इतना कहेंगे ना कमांड के जरिए, तो सबसे पहले वो कॉल कहाँ पे जाएगी, API सर्वर के ऊपर। API सर्वर के ऊपर वो कॉल को रिसीव करता होता है और उसको रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। जैसे नॉर्मल APIs होती हैं अपने बैकएंड, होपफुली अपने नोड के या फिर फास्ट API, Django, पाइथन, किसी के अंदर भी अपने APIs बनाई है। आपको पता है API का फंक्शनलिटी क्या होती है, वो रिक्वेस्ट को रिसीव करता होता है और रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता होता है। जो इसकी API है, API सर्वर, ये भी बिल्कुल सेम उस तरह ही वर्क करता होता है। आपने कोई भी एक कमांड दी, आपने कहा उसको मेरा बैकएंड है, उसको 2 कंटेनर्स बना दो, मेरे फ्रंट एंड के 2 कंटेनर्स बना दो। ये क्या, एक कमांड्स हैं, वो कमांड को रिसीव करेगा और आगे कहाँ पास कर देगा, स्केजुलर को। और जब वहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा वो हमें प्रोवाइड कर देगा। अब उसने फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 2 कमांड्स, सॉरी 2 कंटेनर्स रन कर दो बैकएंड के, API सर्वर ने रिसीव की, उसने आगे कहाँ पास कर दी, स्केजुलर को। स्केजुलर क्या करता होता है, जो कमांड आई होती है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 कंटेनर्स रन कर दो, तो वो उन कमांड्स को, जो हमारे जो कंटेनर्स रन करने होते हैं, उनको सही पॉड्स तक पहुंचाता होता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे देख सही नोड्स तक, सॉरी यहाँ पे हमारे कितने नोड्स हैं, नोड 1, नोड 2, नोड 3। अब हमने एक बैकएंड का, सॉरी ये कहाँ चला गया है, हमने बैकएंड का एक कंटेनर रन करना है। अब वो किस नोड के ऊपर, किस मशीन के ऊपर रन करना है। हमने कहा था ना मशीन का कॉम्बिनेशन होता है, हमारे पास 3 मशीन हैं। अब वो एक बैकएंड का एक कंटेनर किस मशीन के ऊपर रन करना है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये स्केजुलर डिसाइड करेगा। मशीन 1 के ऊपर करना है, हो सकता है मशीन 1 के ऊपर ऑलरेडी 2 कंटेनर फ्रंट एंड के हो, मशीन 3 के ऊपर ऑलरेडी 2 कंटेनर्स nginx के हो, मशीन 2 है जो वो खाली पड़ी हुई है, तो स्केजुलर कहाँ भेज देगा, वो मशीन 2 के ऊपर भेज देगा। इसके पीछे बहुत ज़्यादा एल्गोरिदम्स होते हैं कि कौन सी, वो पहले देखता होता है कौन सा जो हमारी मशीन है वो खाली है, किस मशीन के पास ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। हम उन एल्गोरिदम्स में नहीं पढ़ेंगे, आप उन सारे एल्गोरिदम्स को जाके कुबरनेटिस के ऑफिशियल वेबसाइट उन पर पढ़ सकते हैं। उसके बहुत ज़्यादा एल्गोरिदम्स होते हैं, अगर उनमें हम पढ़ गए तो ये जो 1.5 घंटा है उसी में लग जाएगा
मैं आपको सिंपल ये बता रहा हूँ कि कंपोनेंट्स हाईली ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कंपोनेंट्स वर्क किस तरह कर रहे हैं। स्केड्यूलर ने क्या किया, वहाँ से जो हमारे पास कमांड आई उसको सही नोड तक पहुँचा दिया। और एचसीडी क्या करता है, एचसीडी बेसिकली एक कुबरनेटिस की डेटाबेस है जहाँ पे वो अपनी स्टेट को स्टोर करता होता है। मेरे करंट कितने कंटेनर चल रहे हैं, मेरे बैकएंड के 2 कंटेनर चल रहे हैं, मेरे फ्रंट एंड के 2 कंटेनर चल रहे हैं, और जो फ्रंट एंड का जो कंटेनर 1 है वो कितने रिसोर्सेज यूज कर रहा है, कंटेनर 2 कितने रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, जितनी भी करंट स्टेट होती है और डिवाइड मुझे बैकएंड के कंटेनर चलाने कितने हैं और करंट कितने चल रहे हैं, ये जितनी भी स्टेट होती है और जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे स्टोर करती होता है, कुबरनेटिस एचसीडी के अंदर। ये एचसीडी बेसिकली आप कह सकते हैं इसकी एक डेटाबेस है जहाँ पे सारी स्टेट स्टोर होती है, करंट स्टेट भी और डिजायर्ड स्टेट भी। ये हो गया हमारा पूरा कंट्रोल पैनल। अब कंट्रोल पैनल के नीचे हमारे पास होते होते हैं वर्कर नोड्स यानी मशीन्स, यहाँ पर हमारी एक्चुअल जो हमारा प्रोजेक्ट है वो रन होता है। यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट रन नहीं होता, ये डिसीजन लेता होता है और सारी जिस तरह वर्किंग होती है ना वो करता होता है। जिस तरह आप इस तरह कह सकते हैं, जिस तरह एक रेस्टोरेंट मैनेजर होता है, वो असल में काम कर नहीं रहा होता, वो सारा मैनेज कर रहा होता है, वो देख रहा होता है कि ये हमारे जो कंट्रोल पैनल है ये क्या है, एक रेस्टोरेंट मैनेजर है, और ये नोट्स क्या है, ये एक्चुअली हमारे जो रेस्टोरेंट के वर्कर्स हैं जो एक्चुअल काम कर रहे होंगे। ये सिर्फ मैनेज करेगा, देखेगा कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, तो कौन सा एक ऑर्डर है, किसको देना है, कौन ऑर्डर डिलीवर करेगा, कौन क्या क्रिएट करेगा। और जो हमारे वर्कर नोट्स हैं ये क्या है, एक्चुअल रेस्टोरेंट वर्कर्स हैं जो कि एक्चुअल में वर्क कर रहे होंगे। अब उसने जो शेड्यूलर है, शेड्यूलर ने क्या किया, वर्कर नोट तक वो बात पहुंचा दी, यानी इसके 2 कंटेनर रन होने हैं। अब 2 कंटेनर रन कहाँ पे होने हैं, वो वर्कर नोड के ऊपर होने हैं। अब वर्कर नोड पे हमारे पास होता है क्यूबलेट और पॉड, और पॉड्स के अंदर होते हैं कंटेनर्स। अब ये क्या चीज़ होती है, क्यूबलेट बेसिकली एक क्यूबलेट एक एजेंट होता है क्यूबरनेटिस का, जो कि चेक करता होता है जो हमारी डिजायर्ड स्टेट है क्या वो अचीव हुई है या नहीं। फॉर एग्जांपल यूजर ने कहा कि मुझे 2 कंटेनर्स बैकएंड के रन करने हैं, तो डिजायर्ड स्टेट क्या है, 2। वो अब स्केड्यूलर ने रिक्वेस्ट कहाँ पे आगे पास कर दी, यहाँ से होती हुई एपीआई सर्वर पे स्केड्यूलर ने पास कर दी क्यूबलेट के ऊपर। क्यूबलेट ने चेक किया कि ऑलरेडी दो हैं, वो कुछ भी नहीं करेगा। अगर वो चेक करेगा ऑलरेडी एक 1 है, उसने डिवाइड फिर के आगे 2, तो वो 2 रन करेंगे। यानी वो एक जो बेसिकली वर्कर्स है ना, इन वर्कर्स का मैनेजर है, वो चेक करता रहेगा कि वर्कर्स हैं मेरे 2, वो काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लो लेवल मैनेजर है। कंट्रोल पैनल क्या है, हाई लेवल मैनेजर, और क्यूबलेट है लो लेवल मैनेजर। अब पॉड्स क्या होते हैं, पॉड्स होते हैं स्मॉलेस्ट डिप्लॉयबल यूनिट। जो भी हम एक छोटी से छोटी चीज़ को हम डिप्लॉय कर सकते हैं ना, वो पॉड होता है। कंटेनर्स उन पॉड्स के अंदर रन होते हैं। हमारा जो बैकएंड का कंटेनर है, एक बैकएंड कंटेनर हो सकता है हमारा पॉड 1 के अंदर रन हो रहा है, बैकएंड का कंटेनर पॉड 2 के अंदर रन हो रहा है, फ्रंट एंड कंटेनर पॉड 1 यहाँ वर्कर नोड 2 पे पॉड 1 में रन हो रहा है, और फ्रंट एंड का कंटेनर पॉड 2 में रन हो रहा है। इस तरह एनजीएनएक्स यहाँ पर रन होगा, एनजीएनएक्स का जो दूसरा कंटेनर है वो यहाँ पर रन होगा। जो हर एक पॉड के अंदर एक कंटेनर रन होता है। पॉड क्या है, एक डिप्लॉयबल यूनिट। सो होपफुली ये मैं आपको एक अच्छे बेसिक तरीके से आपको समझ आ गई होगी। कंट्रोल पैनल पे आप जब मैं आपको ये स्लाइड प्रोवाइड करूँगा, आप और मज़ीद इसको देख सकते हैं। किसी एक कंपोनेंट की समझ नहीं लगती तो आप उसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, और फिर इसके बाद भी हमारा सेक्शन एंड होगा तो आप इसके मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम आगे मूव करते हैं। यही चीज़ें हमने अभी डिस्कस की हैं कि मशीन द सेट ऑफ मशीन वर्किंग टुगेदर क्या होती है, क्लस्टर होता है, डिफरेंट मशीन्स मिलकर काम कर रही होती हैं। नोड क्या होता है, एक मशीन होती है बेसिकली जो एक्चुअल मशीन जहाँ पर हमारा कोड रन होता है, हमारा प्रोजेक्ट रन होता है। पॉड क्या एक स्मॉलेस्ट डिप्लॉयबल यूनिट है जो कि कंटेनर्स को रन करता होता है। डिप्लॉयमेंट क्या होती है, अब ये 2 चीज़ें ये नई हैं। डिप्लॉयमेंट क्या है, मैनेज अ सेट ऑफ आइडेंटिकल पॉड्स। डिप्लॉयमेंट बेसिकली एक फंक्शनैलिटी है कुबरनेटिस की जो कि सेम टाइप ऑफ पॉड्स को ना मैनेज करता होता है। फॉर एग्जांपल और उसमें हम अपनी डिजायर्ड स्टेट को टाइप करते होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक डिप्लॉयमेंट की एक फाइल लिखनी है YAML के, उसमें हम बताएंगे हमने बैकएंड के कंटेनर्स रन करने हैं 2, उसका नाम होगा बैकएंड और इसमें सीक्रेट्स होंगे ये। उसको जितनी हमने कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करनी होती है ना, वो हम डिप्लॉयमेंट की एक फाइल के अंदर प्रोवाइड करते होते हैं, और उसके बाद हम उसको डिप्लॉयमेंट की फाइल को रन करते हैं और वो चल जाए। हम आगे उसको देखेंगे, डिप्लॉयमेंट को भी देखेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे एक नोड ऐप को, तो मैं आपको यहाँ डिप्लॉयमेंट की फाइल बनाकर और उसके अंदर YAML लिख के दिखाऊंगा। और जो नेक्स्ट चीज़ है वो है सर्विस क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक कंटेनर रन किया ना, आपने कंटेनर रन किया, बिल्कुल सही रन हो रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे जब भी एक कंटेनर रन होता है आपको पता है उसको एक IP एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन फर्ज करें कल को आपने चेंजेस किए, आपने पुश किए कुबरनेटिस क्लस्टर के ऊपर, वो क्या होगा, पुराना जो कंटेनर चल रहा था वो बंद होगा, न्यू कंटेनर आएगा और वो
न्यू चेंजेस आएंगे और हमारा जो कंटेनर होगा वो रीरन होगा। अब जब कंटेनर रीरन होगा तो क्या होगा, उसका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। अब ऐसे तो हर बार आईपी एड्रेस हम चेंज करेंगे तो हो सकता है हमें डीएनएस पे जाकर आईपी एड्रेस चेंज करना पड़े, हमें फ्रंट एंड की ईएनवी में चेंज करना पड़े, तो ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते। तो हम क्या करते होते हैं, एक सर्विस क्रिएट कर देते होते हैं। तो जब हमने बात फॉर एग्जाम्पल फ्रंट एंड ने अगर बैक एंड की हमने डिप्लॉयमेंट बना ली है ना, अब फ्रंट एंड अगर बैकएंड से कम्युनिकेट करना है, वो डिप्लॉयमेंट आईपी एड्रेस से कम्युनिकेट नहीं करेगा, वो किससे कम्युनिकेट करेगा, सर्विस के साथ, बैकएंड की सर्विस के साथ। हमने हिट मारनी है http://backend सर्विस। अब बैकएंड सर्विस खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो जितने भी रनिंग कंटेनर्स होंगे ना, उन हमारे रिक्वेस्ट को पहुंचा देगा। इससे हमें क्या करना पड़ेगा, चाहे दोबारा जब कंटेनर्स रन भी होंगे ना, तो हमें कहीं भी चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, ना डीएनएस लेवल पे, ना फ्रंट एंड की ईएनवी पे, कहीं पे भी। हमने सिर्फ बैकएंड सर्विस सेम, बैकएंड सर्विस की जो हमारी यूआरएल होता है वो सेम ही रहेगा। वो बैकएंड सर्विस ऑटोमेटिकली पीछे अगर हमारे आईपी एड्रेसेस चेंज भी होते हैं ना, वो खुद ब खुद उनको उन तक हमारी रिक्वेस्ट को पहुंचा देगा। हम आगे इन दो चीज़ों को देखेंगे, अभी फिलहाल परेशान ना हो। आगे हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो डिप्लॉयमेंट फाइल भी बनाएंगे, सर्विस भी बनाएंगे और उसको रन भी करेंगे। जस्ट थोड़ा वेट करें प्रैक्टिकल सेशन का आने के लिए। अब हम अकेले पॉड्स यूज क्यों नहीं कर लेते, हम पूरे क्यूबरनेटिस क्लस्टर के ऊपर आ क्यों रहे हैं, इतना ज़्यादा हमने कॉम्प्लेक्स पढ़ा। हमने सिंपल था, लास्ट सेशन में हमने देखा डॉकर कंपोज, एक कमांड रन की सब कुछ रन हो गया। ये क्लस्टर क्रिएट, वर्कर नोड्स, क्यूबलेट, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की वजह क्या है? बेयर पॉड्स के ऊपर हम, यानी बेयर EC2 के इंस्टेंसेस के ऊपर हम रन क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके पीछे की मेन रीज़न क्या है? नो सेल्फ हीलिंग। फॉर एग्जांपल आपने डॉकर कंपोज किया, आपने बैकएंड के चार कंटेनर्स रन किए हुए हैं, अरे एक कंटेनर गलती से डाउन हो जाता है, हो सकता है आपकी जो उसकी रैम थी वो पूरी हो चुकी है, एक कंटेनर डाउन हो गया बैकएंड का, तो क्या होगा? क्या वो ऑटोमेटिकली हील अप हो जाएगा? नहीं, वो हील अप नहीं होगा। आप एक कंटेनर डाउन हो गया तो आपके बैकएंड के 3 ही कंटेनर चलेंगे। अगर एक और डाउन हो गया तो आपके बैकएंड के सिर्फ 2 ही कंटेनर चलेंगे। आपके सारी रिक्वेस्ट जो भी यूजर की रिक्वेस्ट आएंगी वो कहाँ पे जाएंगी? उन 2 कंटेनर्स पर ही जाएगी, वो तीसरी ऑटो हील नहीं होगी। लेकिन कुबरनेटिस के अंदर क्या होता है, ऑटो ऑटो हीलिंग होती है, सेल्फ हीलिंग। अगर एक पॉड आपका डाउन भी हो जाता है ना, तो कुबरनेटिस खुद ब खुद एक नया पॉड स्पिन अप कर देगा, ताकि गलती से कोई डाउन हो चुका है या कोई एरर आ चुका है तो आपकी जो रिक्वेस्ट है यूजर्स की, वो 2 पॉड्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना आए, वो खुद ब खुद तीसरा पॉड भी ऑटो डिप्लॉय कर देगा। ये भी हम आगे जाके देखेंगे जब हम 2 रेप्लिका 2 पॉड्स क्रिएट करेंगे, फिर एक हम खुद ब खुद डिलीट करेंगे। तो हम देखेंगे पहले 1 मिनट के लिए डिलीट होगा, 1 मिनट बाद दूसरा पॉड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ये होती है सेल्फ हीलिंग। फिर जितनी हमने डिजायर्ड बनाई होती है उसको हमने डिजायर्ड स्टेट बनाई है 3, तो हम अगर 2 डिलीट कर देंगे वो ऑटोमेटिकली 1 मिनट बाद दोनों को दोबारा क्रिएट कर देगा। 3 डिजायर्ड स्टेट है, उसने 3 ही रखनी है। ये सबसे बेस्ट फीचर है कुबरनेटिस का, जिसके लिए कंपनीज यूज़ करती होती हैं। जब उनको पता होता है कि हमारे मिलियन यूज़र्स हमेशा रहने ही रहने हैं, हमारी जो हमारे जो कंटेनर्स हैं उन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो कुबरनेटिस यूज़ करते होते हैं, ताकि अगर फर्स्ट करो कोई कंटेनर गलती से डाउन भी हो जाता है तो ऑटो हील हो जाए, सेल्फ हील हो जाए, हमारे यूज़र्स हैं वो अफेक्ट ना हो। प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा है? यही जिस तरह हमने बात की, हमने सर्विस यूज़ करने का फ़ायदा क्या है? जब भी हम एक बार पॉड एक बार डिस्ट्रॉय होने के बाद दोबारा रिक्रिएट होता है उसके अंदर कंटेनर, तो उसका आईपी एड्रेस चेंज हो जाता होता है। फॉर एग्जांपल एक फ्रंट एंड का पॉड था, उसका आईपी एड्रेस ये था, एक बार डिस्ट्रॉय हुआ, दोबारा क्रिएट हुआ, उसका आईपी एड्रेस ये हो गया 10.0.1.8। लेकिन हर बार तो हम अपडेट नहीं ना कर सकते बैकएंड सर्विस के अंदर, तो हम क्या करेंगे, एक सर्विस क्रिएट कर देंगे और हम फ्रंट एंड हम जब भी हिट मारनी होगी ना, रिक्वेस्ट को हिट करना हुआ, तो हम सर्विस के ऊपर हिट करेंगे। सर्विस ऑटोमेटिकली जितने भी नीचे 4 कंटेनर बना हो रहे होंगे ना, वो खुद ब खुद उन कंटेनर्स तक हमारी रिक्वेस्ट को पहुंचा देगा। हमें आईपी एड्रेसेस को नहीं देखना पड़ेगा, हमें सिर्फ एक बैकएंड सर्विस को देखना पड़ेगा, उसी को हम हिट करेंगे, वो नीचे ऑटोमेटिकली हमारी रिक्वेस्ट पहुंचा देगा और रिस्पॉन्स आएगा तो वो हमें प्रोवाइड कर देगा। इससे हमें बार बार आईपी एड्रेसेस चेंज नहीं करने पड़ते। यही बात हमने पीछे भी डिस्कस की थी। सर्विसेज कितने टाइप की होती है, जैसे हमने बताइए ना, सर्विसेज सर्विस हमें आईपी एड्रेस के जो हैसल होता है उससे बचा लेता है। अब सर्विस के भी आगे टाइप्स हैं, 3 टाइप्स की सर्विस होती है। एक होती है क्लस्टर आईपी, यानी ये क्लस्टर आईपी इंटरनल ओनली, रीचेबल फ्रॉम इनसाइड द क्लस्टर। क्लस्टर के अंदर हमारे मल्टीपल पॉड्स रन हो रहे हैं, तो वो सिर्फ जो मल्टीपल जो पॉड्स है ना, वो ही आपस में उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम बाहर से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हमें वी विल बी डिनाइड, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमने फॉर एग्जांपल हमारा एक वर्कर है,
बुल एमक्यू का वर्कर है, क्या हमें उसे बाहर से एक्सेस करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, वो हमेशा अंदर से ही यूज होगा। बैकएंड क्या करेगा, हमारे कोई क्यू हो गई या कोई वर्कर सेपरेटली रन हो रहा होगा, हम उस पर से पहले अपनी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देंगे और उसे ऑटो प्रोसेस कर लेगा, हमें उसे बाहर से एक्सेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए कभी भी जब हमें कोई वर्कर क्रिएट करना पड़ता है ना, वर्कर का कंटेनर बुल एमक्यू का या रैबिट एमक्यू का वर्कर होते हैं उनके लिए, तो हम क्या यूज करते हैं, क्लस्टर आईपी। लेकिन हमें बाहर एक्सेस करना है, लेकिन लोकल यूज के लिए, फॉर एग्जांपल अभी हम जब रन करेंगे तो हम लोकल ही चलाएंगे, तो उसके लिए हम कौन से सर्विस की टाइप यूज करते होते हैं, नोड पोर्ट। लोकल होस्ट के लिए हमने यूज करनी है, लोकली चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, तो हम नोड पोर्ट यूज करेंगे। तो जो प्रोडक्शन में यूज होती है वो लोड बैलेंसर होती है, उसमें हम आगे फिर प्रॉपर लोड बैलेंसर भी क्रिएट करते हैं। हो सकता है हम अमेजोन का क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर माइक्रोसॉफ्ट का है तो हम अजूर लोड बैलेंसर क्रिएट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है, हम जो यहाँ पे यूज करने वाले हैं ना आज, वो नोड पोर्ट होगा, क्योंकि हमने लोकली ही चेक करना है सब कुछ। ओके, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले एक छोटी सी नोड ऐप लेंगे, उसके क्या कहते हैं डिप्लॉयमेंट फाइल बनाएंगे, सर्विस फाइल बनाएंगे, और उसको फिर रन करेंगे। और रन करने के बाद हम आगे रन करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, उसकी कुछ कमांड्स दिखाऊंगा, कौन कौन सी कमांड्स बेसिक कमांड होती हैं, यूज होती हैं। फिर हम चेक करेंगे कि आया वो रन हो भी रहा है कि नहीं। फिर हमें एक उसका एक पॉड, हम उसको बनाएंगे मल्टीपल रेप्लिका, मे बी 2 या 3। फिर एक को हम डिलीट करेंगे, तो हम देखेंगे किस तरह वो ऑटो हील अप हो जाता है। फिर हम स्केल अप एंड स्केल डाउन भी करेंगे कमांड के साथ। सारा कुछ अब हमारा प्रैक्टिकल जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्टार्ट होने लगा है। अब देखें आज हमने क्या कवर, इसके अंदर हमने मोस्टली चीज़ें क्या कवर की हैं, पॉड्स, डिप्लॉयमेंट्स, सर्विसेज, kubectl। बल्कि ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले हम चलते हैं सीधा अपने IDE के ऊपर। ओके, ओके, अब आप ये देखें, आपको याद होगा लास्ट सेशन के अंदर हमने एक सिंपल नोड जेएस की एक ऐप बनाई थी, जो कि क्या करती है, नोड और एक्सप्रेस है। ओके, नोड और एक्सप्रेस की ऐप है, वो क्या करती है, एक सिंपल गेट राउट है उसके अंदर, और वो हमें एक जेसन मैसेज प्रोवाइड करता होता है कि सर्वर इज रनिंग बाय। बिल्कुल सिंपल सा एक नोड और एक्सप्रेस का सर्वर है। हमने उसकी डॉकर फाइल क्रिएट की थी, ये वाली डॉकर फाइल, नोड 22 अल्पाइन वर्किंग डायरेक्टरी रखी थी हमने, स्लैश ऐप का पैकेज जेसन को कॉपी करते हैं, फिर हमने npm इंस्टॉल किया, बाकी सर्वर का कॉपी किया, 4000 पोर्ट है इसका, इसको एक्सपोज किया, और हमने नोड इंडेक्स और जेएस के साथ इसको रन कर दिया। परफेक्ट। अब हमने लास्ट सेशन में हमने इसको रन किया था डॉकर के साथ, अब हमने इसको रन करना है कुबरनेटिस के साथ। कुबरनेटिस के साथ जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, मोस्टली अगर आप 80 to 90% देखेंगे, उनमें जो फाइल कन्वेंशन, सॉरी, जो प्रोजेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है वो इस तरह होता है। अब रूट में क्या करते हैं, एक आइदर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक फोल्डर बना लेते हैं, या फिर केटहेस का फोल्डर बना लेते हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हम रूट में इंफ्रास्ट्रक्चर का फोल्डर नहीं बनाएंगे। हमने क्या किया, डायरेक्टली एक केटहेस का फोल्डर बना लिया, और मैंने ये ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट और सर्विस की फाइल लिख कर रखी हुई है, क्योंकि अगर हम ये सारी लिखने लग गए, फिर आगे हमने मर्न की भी लिखने शुरू हो गए, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ये बहुत ही सिंपल फाइल है, मैं आपको लाइन बाय लाइन सारा कोड उसमें जो लिखा हुआ है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने ये जो बात की थी डिप्लॉयमेंट की और सर्विस की स्लाइड्स के अंदर, वो यही, वो हम डिप्लॉयमेंट और सर्विस के जो YAML फाइल्स हैं वो ये होती हैं। ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसमें लिखा गया हुआ है। आपको यहाँ पे पहली लाइन में नजर आ रहा होगा एपीआई वर्जन। एपीआई वर्जन होता है अपनी एपीआईज को, अपनी एप्स को वर्जनिंग प्रोवाइड करने के लिए। सेम जिस तरह आपने डॉकर कंपोज के अंदर देखा था, एक टॉप लाइन थी एपीआई वर्जनिंग प्रोवाइड करने के लिए, तो ये भी वही वर्जनिंग है प्रोवाइड करने के लिए। हमने क्या यूज़ किया, ऐप/v1। ये एक कुबरनेटिस हमें डिफॉल्ट में प्रोवाइड करता होता है। 80 to 90% प्रोजेक्ट्स में हम यही यूज़ करते होते हैं, अनलेस कि हमारे जो प्रोजेक्ट हम उसमें सॉरी दो टाइप के बैकएंड्स रन हो रहे हैं आपकी एपीआई को वर्जन करने के, V1 है और V2 है, लेकिन मोस्टली हमने यही यूज़ करना होता है। ये कुबरनेटिस की तरफ से प्रोवाइडेड होता है हमें, ऐप/v1। अब नेक्स्ट है हमारे पास लाइन में लिखा हुआ काइंड डिप्लॉयमेंट। काइंड क्या होती है, काइंड होती कुबरनेटिस के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ काइंड होती हैं। डिप्लॉयमेंट हो सकती है, सर्विस हो सकती है। यहाँ पे हमने क्या यूज़ की हुई है, सर्विस। यहाँ पे यूज़ की हुई है डिप्लॉयमेंट। और फिर एक और काइंड होती है सीक्रेट्स। फिर एक और काइंड होती है कन्फिग मैप। ये काइंड है जिसमें हम बताते होते हैं कि करंट फाइल है क्या, इसकी किस्म क्या है। हमारी सारी फाइल की काइंड क्या है, डिप्लॉयमेंट है। यानी एक हमने इसमें कन्फिगुरेशन बताई हुई है कि हमारी जो ऐप है उसका जो कंटेनर हमने या पॉड रन करना है, उसमें क्या क्या सेटिंग्स चाहिए होती हैं। अभी हमारे क्या सिंपल नोड ऐप है, जिसमें हमें रन करने के
लिए यहाँ इस फाइल के अंदर हमने बताया हुआ है हमें रन करने के लिए ये चाहिए होता है, हमें ये वाला कंटेनर चाहिए, ये उसकी ENVs चाहिए, वही जो सेम चीज़ें जो हमने डॉकर कंपोज के अंदर बताई थी ना एक फाइल के अंदर रख के, वही सेम हमें यहाँ पे हमने डिप्लॉयमेंट के अंदर बतानी होंगी कि हमें इसमें रन करने के लिए ये ENVs चाहिए, इतने हमने रेप्लिकास बनाने हैं, वो सब कुछ ये हमने ये डिप्लॉयमेंट की एक हमारी किस्म है फाइल की। बाकी है मेटा डाटा, मेटा डाटा आपको पता है उसमें नाम, लेबल्स, जो उस फाइल का मेटा डाटा होता है, ये वो सारा उसमें लिखते होते हैं हम। मेटा डाटा के अंदर हम हमारे पहली फील्ड क्या है, नेम। नेम हमने हमारी ऐप का नाम क्या रखा हुआ है, न्यू नोड ऐप। जब हम इसका पॉड रन करेंगे तो उसका नाम आगे क्या लिखा आएगा, न्यू नोड ऐप। हम रन करते हैं, जब इसको रन करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। और लेबल लेबल भी हमने ये प्रोवाइड कर दी है, ज़रूरी नहीं होता, आप यहाँ पर रिमूव भी कर सकते हैं इसको। आगे पे है स्पेसिफिकेशंस, ये यहाँ पे हमें कन्फिगुरेशन प्रोवाइड किया कि हमारे इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। सिलेक्टर हो गया, सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया मैच लेबल्स न्यू नोड ऐप को, यानी आप एक ही फाइल के अंदर ना मल्टीपल डिप्लॉयमेंट फाइल्स भी लिख सकते हैं। इसलिए अगर आपने मल्टीपल डिप्लॉयमेंट मेटा डाटा प्रोवाइड किए हुए हैं तो उनमें से अगर किसी एक को सिलेक्ट करना है ना तो उसके लिए यूज़ होता है। करंटली हमारा एक ही है तो हम उसी न्यू नोड ऐप को ही यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक और डिप्लॉयमेंट फाइल भी हम इसी के अंदर लिख देते और उसका मेटा डाटा भी हम यहीं पे प्रोवाइड कर देते। तो हमें जब अगर तो हमने किसी एक के उसमें है अगर स्पेसिफिकेशन लिखनी होती तो हम किस तरह लिखते हैं, तो हमें पता नहीं था ना, उसी के लिए हम यूज़ करते होते हैं सेलेक्टर। सेलेक्ट किया हमने मैच लेबल्स, किसको मैच करना है, न्यू नोड ऐप को, यानी हम जो कन्फिगुरेशन प्रोवाइड करने लगे हैं वो किसकी होगी, न्यू नोड ऐप की। ये कहाँ से आ रहा है, ये हमने यहाँ पे ऊपर डिस्क्राइब किया हुआ था। और आगे हमने टेम्पलेट, अब ये टेम्पलेट जो टेम्पलेट होती है ये कुबरनेटिस की तरफ से प्रोवाइडेड होती है, हमने उसी को ही फॉलो करना होता है, हम कोई अपनी खुद से क्रिएट नहीं कर रहे। अब उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है केट है उसकी, वहाँ पे भी आगे पढ़ेंगे, आपको यही डिफ़ॉल्ट जो टेम्पलेट है वो आपको प्रोवाइड की होगी। टेम्पलेट जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो भी किसकी कर रहे हैं, लेबल्स प्रोवाइड किए हुए ऐप न्यू नोड ऐप। ये कहाँ से आ रहा है, सेम ऊपर जो कि हमने मेटा डाटा प्रोवाइड किया था, जो आपने यहाँ पे नेम प्रोवाइड किया वही आपने हर जगह प्रोवाइड करना होगा। ओके, कंटेनर्स हमने इसको सॉरी इसको रन करने के लिए सो कंटेनर्स, सो जो रन करने के कंटेनर्स कौन सा चाहिए होगा, न्यू नोड ऐप। न्यू नोड ऐप का कंटेनर जो कि हम अभी करे, हमने यहाँ पे डॉकर फाइल बनाई हुई है, जब उसको रन करेंगे तो हमारा जो कंटेनर का नाम होगा वो न्यू नोड ऐप होगा। अभी हम उसको बिल्ड करते हैं, तो हमने जो बिल्ड करते हुए हमें इसका नाम रखना पड़ेगा न्यू नोड ऐप। अगर हम बिल्ड करते हुए मैं नाम चेंज कर देता हूँ न्यू नोड ऐप 2, तो हमें यहाँ पे भी आके उसका नाम चेंज करना पड़ेगा। ये कंटेनर का नाम है। अब हम यहाँ पे कंटेनर का नाम लोकल यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल मैं ये जो इसका कंटेनर है इसको बनाने के बाद गिटहब के ऊपर गिटहब कह रहा हूँ, डॉकर हब के ऊपर पुश कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, सुफियान लियाकत स्लैश न्यू नोड ऐप। तो वही जो डॉकर हब का यूज़र नेम होगा और आगे जो उसका डॉकर कंटेनर का नेम होगा और आगे वी वर्जनिंग हो। जिस तरह आपने हम लास्ट होपफुली आपको याद होगा, हमने लास्ट में जब हमने एक डॉकर हब के ऊपर पुश किया था और वो हमने जब यूज़ किया था, ये भी वही है, डॉकर कंटेनर का नाम है, ये इमेज का नाम आ चुका है, लेटेस्ट हम उसकी वर्जनिंग यूज़ कर रहे हैं। इमेज पुल पॉलिसी नेवर, कभी भी जब भी हम न्यू इमेज को पुल करें ना, न्यू इमेज क्रिएट करें तो ऑटोमेटिकली पुल नहीं करनी, हम उसे खुद प्रोवाइड कर देंगे। ये बेटर अप्रोच होती है कुबरनेटिस के साथ वर्क करते हुए। क्यों, हो सकता है हम लोकल टेस्ट करने के लिए न्यू इमेज क्रिएट कर लें, हमने थोड़े से चेंजेस किए, हमने इमेज क्रिएट की और हमने पुश कर दी, तो जब तक हम खुद उसकी अपडेट ना करें ना, आपने डॉकर हब से भी या लोकल भी आपने खुद ब खुद इमेज को पुल नहीं करना। और मैंने पोर्ट्स कौन सा प्रोवाइड किया हुआ है इसके अंदर, 4000, क्योंकि हमें याद है यहाँ पे इंडेक्स और जेएस में देखेंगे हमने हमारा जो सर्वर है छोटा सा, ये कहाँ पर रन हो रहा है, 4000 पोर्ट के ऊपर। डॉकर फाइल के अंदर भी हमने एक्सपोज कौन सा किया हुआ है, 4000। तो यहाँ पे भी हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, 4000। ये थी एक सिंपल डिप्लॉयमेंट फाइल, यानी बेसिकली एक मेटा डेटा, या आप ऐसे तो एक ढांचा जो कि हमने प्रोवाइड किया है कि हमारी ऐप को रन करने के लिए ये सेटिंग्स, ये कन्फिगुरेशन चाहिए। ये किस तरह कहाँ से आया, ये सारा आपको कुबरनेटिस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर मिल जाएगा। वहाँ से उनके जो क्विक स्टार्ट के एग्जांपल्स हैं, वहाँ से मैंने भी वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर डाला है और मैं सिर्फ चीज़ें चेंज की हैं। सर्विस.yaml, सर्विस मैंने आपको बताया था, सर्विस क्या होता है, अगर हमारा एक पॉड डिलीट हो जाता है, दोबारा हम स्पिन अप करते हैं तो उसका आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है, हम क्या करते होते हैं, उसको उन सबके झंझट से बचने के लिए हम एक सर्विस क्रिएट कर लेते हैं, ताकि हम सर्विस पे हिट करें, आईपी एड्रेस पे डायरेक्ट हिट ना करें। सिक्योरिटी के लिए भी बेटर है और हमें आईपी एड्रेस के हैसल से भी बच जाते हैं। ये उसकी YAML फाइल है, एपीआई वर्जन अगेन V1 कहाँ से आया है, कुबरनेटिस ने खुद प्रोवाइड किया है, हमने यूज़ नहीं किया। इसकी काइंड सर्विस है, रिमेंबर इसकी काइंड क्या थी, डिप्लॉयमेंट, इसकी काइंड क्या थी, सर्विस। जब आगे हम और डिफरेंट मैं आपको मंस्टैक का प्रोजेक्ट दिखाऊंगा, इसके बाद उसमें हम काइंड सीक्रेट भी आएगी, काइंड कॉन्फिग मैप भी आएगी,
तो वो भी देखेंगे। इसकी काइंड क्या है, सर्विस मेटा डेटा सेम हमने उसको प्रोवाइड कर दिया न्यू नोड। अच्छा, इसका मेटा डेटा इसके साथ मैच करना ज़रूरी नहीं है, इसका मेटा डेटा अलग होता है। यहाँ पे हम कोई और नेम प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे आके हमें कोई और नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा। हमने वही सेम रखा हुआ है ताकि रिडंडेंसी ना आए। न्यू नोड ऐप लेबल्स भी वही हैं। ये आगे हमने स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड किया। अभी हमने यहाँ पे इसकी टाइप यूज़ की है नोड पोर्ट। आपको याद होगा जब हम स्लाइड्स में पढ़ रहे थे, ये हैं इस वाली साइड मैंने आपको बताया था कि 3 तरह की सर्विसेज होती हैं। क्लस्टर आईपी होती है, नोड पोर्ट होती है और लोड बैलेंसर होती है। लोकल एक्सेस के लिए, लोकली यूज़ करने के लिए क्या आप यूज़ करते होते हैं, नोड पोर्ट। तो हमने क्या लोकली ही चलाना है ना अपने लैपटॉप के ऊपर, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, नोड पोर्ट। सिलेक्टर ऐप नेम क्या है, न्यू नोड ऐप, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था वही डिप्लॉयमेंट की तरह ही जो नेम आपने यहाँ पे यूज़ करना है वही आपने यहाँ पे यूज़ करना है। पोर्ट कौन से हम एक्सपोज कर रहे हैं, 4000। ये पॉड का हमने कौन सा पोर्ट एक्सपोज किया, 4000। टारगेट पोर्ट भी 4000 है और नोड पोर्ट है 30040। ये हमने ब्राउजर में यूज़ करने के लिए नोड पोर्ट डिफाइन कर दिया उसको। अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें उसको रन करते हैं। अब इसको रन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, हम क्या करने वाले हैं, पॉड क्रिएट करने वाले हैं। पॉड क्रिएट करने से पहले हमें एक क्लस्टर क्रिएट करना पड़ेगा कुबरनेटिस का। अब कुबरनेटिस का क्लस्टर क्रिएट करने के 3 तरीके हैं। एक तो होता है काइंड क्लस्टर, दूसरा होता है, मैं आपको यहाँ पे होपफुली क्लस्टर क्रिएट करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है काइंड क्लस्टर और दूसरा होता है मिनी क्यूब और तीसरा होता है फिर एक क्लाउड मैनेज्ड सर्विस लाइक AKS EKS। ये 3 तरीके होते हैं कुबरनेटिस के क्लस्टर को क्रिएट करने के लिए। जो हम लोकली टेस्टिंग करते होते हैं या लोकली हमने कुछ भी चीज़ चलानी हो तो हम क्या यूज़ करते होते हैं, काइंड क्लस्टर या मिनी क्यूब। लेकिन जो प्रोडक्शन में यूज़ होता है आपका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आपने प्रोडक्शन में लेके आना, यूजर्स आने वाले हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते होते हैं क्लाउड में। हम अपना क्लस्टर खुद से क्रिएट नहीं करते होते। हम क्या बना बनाया क्लस्टर अमेजोन भी हमें प्रोवाइड करता है और अज्यूर भी हमें प्रोवाइड करता है और गूगल पे क्या कहते हैं GCP भी हमें प्रोवाइड करता है। हम GKS भी यूज़ कर सकते हैं, GKS। ये तीनों सर्विसेज हैं, अमेजोन, अजूर और AWS की तीनों सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते होते हैं। हम उनका बनाया हुआ क्लस्टर यूज़ करते होते हैं, उसको अपनी ऐप्स को डिप्लॉय करते होते हैं। लेकिन जब हमने लोकली रन करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, काइंड क्लस्टर या मिनी क्यूब। यानी वो बेसिकली एक ओपन सोर्स क्लस्टर हैं जो लोगों ने बनाए हुए हैं ताकि आप लोकली टेस्ट कर सकें, आप चेक कर सकें, यूज़ कर सकें। क्योंकि ये सारे AKS और AKS के जो सारे पेड हैं, लेकिन हम लोकली यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, काइंड क्लस्टर। वो एक आपको क्लस्टर जैसी फंक्शनैलिटी जो कि ये लोग प्रोवाइड करते हैं, क्लाउड प्रोवाइडर्स, वो आपको फ्री में प्रोवाइड कर देते हैं। ये इंस्टॉल किस तरह करना है, आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं, इंस्टॉल काइंड क्लस्टर। ये आपको पहले ही जो वेबसाइट काइंड टूल, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे किस तरह इंस्टॉल किया जाता है। आइदर आपको विंडोज़ के ऊपर करना है या आपको मैक ओएस के ऊपर करना है, लाइनक्स के ऊपर करना है। मेरा लाइनक्स है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो मुझे दोबारा यूज़ करने की होपफुली मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ काइंड वर्जन। हाँ, ये देखें मैंने काइंड क्लस्टर ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने करना है तो आप सिंपल सर्च करेंगे काइंड, इंस्टॉल काइंड ऑन मैक ओएस या लाइनक्स। यहाँ पे आएंगे, कॉपी करेंगे कमांड को, टर्मिनल में एंटर करेंगे, आपका काइंड क्लस्टर इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, सो काइंड क्लस्टर इंस्टॉल करने के बाद फिर सेकंड चीज़ है ना हमें जो चाहिए होगी, वो हमें चाहिए होती है kubectl। kubectl वर्जन, ओके, kubectl वर्जन, ओके ये आ चुका है। kubectl क्या होता है, kubectl मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बेसिकली CLI टूल है जिससे हम कुबरनेटिस के क्लस्टर के साथ बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमें एक नया पॉड रन करना है, हमें पॉड को डिलीट करना है, हमें पॉड को स्केल अप करना है, कुछ भी कमांड्स हैं, हमें पॉड्स को चेक करना है हमारे कितने पॉड्स रन हो रहे हैं। उन सब कमांड्स को, उन सब चीज़ों को एक्सेस करने के लिए कुबरनेटिस के क्लस्टर के साथ कम्युनिकेट करने की जो टूल है ना, वो होता है kubectl। ये भी आप गूगल पे जाएंगे, इंस्टॉल kubectl सर्च करेंगे ऑन लाइनक्स या फिर विंडोज़, जो भी है आपका, मेरा लाइनक्स है। यहीं पे आपको कमांड्स मिल जाएंगी। ये कुबरनेटिस की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप दे सकते हैं। ये जमीन ने प्रोवाइड कर दिया, सिंपल यहाँ आपने कॉपी करना है, पेस्ट करके एंटर करना है, आपका kubectl इंस्टॉल हो जाएगा।
ये दो चीज़ें हम अब हमने हमारे पास क्या हो चुका है, क्लस्टर भी आ गया हमारे पास kubectl उस क्लस्टर से बात करने का तरीका यानी kubectl भी आ चुका है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, एक क्लस्टर क्रिएट करते हैं। इसके लिए कमांड होती है, हम क्या यूज़ करेंगे, काइंड क्लस्टर। हम मिनी क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों ही तरीके हैं लोकल क्लस्टर क्रिएट करने के लिए। हम क्या यूज़ कर रहे हैं, काइंड क्लस्टर। तो उसके लिए कमांड होती है काइंड क्रिएट क्लस्टर माइनस माइनस नेम। क्या नेम है हमारा, नोड ऐप। अब ये कमांड कहाँ से आई है, ये सारी आपको पता है गूगल के ऊपर पड़ी हुई है, आपने जाना है काइंड क्लस्टर क्रिएट कमांड, ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी उनकी, यहाँ से आपने ओपन करना है। ये सारी कमांड्स, ये इंस्टॉल की कमांड आ चुकी हैं। ingress known issues configuration creating a cluster, ये kind delete cluster creating a cluster, यहाँ पे कमांड होनी चाहिए। ओके, हमारा क्लस्टर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आपको कमांड ढूंढनी पड़ेगी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, या आपका जो पैरा जेमिनी है उसने भी कमांड प्रोवाइड कर दिया। हमारा क्लस्टर क्रिएट हो चुका है। अब हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास एक कंट्रोल पैनल आ चुका है, हमारे पास वर्कर नोड्स आ चुके हैं, उनमें क्यूबलेट एचसीडी जो जो हमने आर्किटेक्चर के अंदर बातें की, हमने सारा बातें की थी ना कि क्या क्या होता है हमारे पास, वो सारा जो सारा आर्किटेक्चर हमारे पास आ चुका है सिर्फ एक कमांड के साथ। किस तरह आया, ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट हैं, लोगों ने क्रिएट किए हुए हैं, हम सिर्फ एक कमांड रन करते हैं और हमारा पूरा आर्किटेक्चर क्रिएट हो जाता है। वो हम अब हम चेक करते हैं हमारे कितने क्लस्टर्स रन हैं हमारे पास। काइंड, इसलिए कमांड होती है काइंड गेट क्लस्टर्स। हमारे पास एक क्लस्टर रनिंग में है नोड ऐप नाम से। अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम हमारी जो लोकल इमेज है उसको बिल्ड कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी कमांड्स लिख के रखी हुई हैं क्योंकि लास्ट टाइम भी एक कमांड के ऊपर काफ़ी टाइम लग गया था, तो होपफुली इस टाइम एरर्स ना आए, इसलिए मैंने ऑलरेडी कमांड्स लिख के रखी हुई। हमने क्या किया है, डॉकर से क्या करते हैं, पहले अपनी जो हमारी इमेज थी उसको बिल्ड कर लेते हैं। हमारी जो सिंपल नोड का सर्वर था, ये उसकी डॉकर फाइल है, और ये हमने क्या किया, हमने डॉकर बिल्ड -t न्यू नोड ऐप लेटेस्ट डॉट, यानी करंट डायरेक्टरी के अंदर जो डॉकर फाइल है उससे हमने क्या किया, एक डॉकर की इमेज बिल्ड कर ली है। हमारी इमेज बिल्ड हो रही है अभी, एंड या हमारी इमेज कम्प्लीटली बिल्ड हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम डॉकर हब वाली इमेज यूज़ नहीं कर रहे, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने डॉकर हब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डॉकर पुश करें डॉकर हब के ऊपर, और फिर सिंपल यहाँ पे डिप्लॉयमेंट में जाके इमेज को यहाँ पे अपडेट कर देंगे। लेकिन आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको दूसरा तरीका बताना चाहता हूँ। अगर आपने लोकली टेस्ट करना है, आप डॉकर हब यूज़ नहीं करना चाहते, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने करंटली आपने बिल्ड की है ना इमेज, अब उसको क्लस्टर के ऊपर लोड करना पड़ेगा। ये आपने यहाँ से कॉपी करना है, काइंड लोड डॉकर इमेज, ये इसके लिए कमांड होती है। क्या, काइंड लोड डॉकर इमेज, कौन सी डॉकर इमेज, न्यू नोड ऐप, और उसका जो वर्जन था वो क्या था, लेटेस्ट। कहाँ पे कौन से क्लस्टर के ऊपर लोड कर देंगे, यहाँ पे आपको नेम प्रोवाइड करना है। नेम, हमारे क्लस्टर का नेम क्या था, नोड ऐप। अब हमने चेक किया कि ऑलरेडी इमेज लोडेड है, उसने चेक किया नहीं, नॉट येट प्रेजेंट ऑन द नोड, उसे नोड कंट्रोल प्लेन के ऊपर वो ऑलरेडी इमेज नहीं है, तो उसने क्या किया, वो डॉकर इमेज उसके ऊपर कॉपी कर दी है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे डिप्लॉयमेंट फाइल को हमने डिप्लॉयमेंट क्रिएट करनी है। डिप्लॉयमेंट हमने कॉन्फ़िगरेशन बताई थी ना, जो हमने पॉड के लिए यानी ये जिसको कंटेनर रन करना है, जो पॉड क्रिएट करना है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन ये थी। अब हमें उसको अप्लाई करना है, तो उसके लिए कमांड होती है kubectl अप्लाई -f deployment .yaml does not exist। ओके, ये कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, सॉरी, ये एग्जिस्ट करता है k8s/deployment.yaml। अब उसने क्या किया, डिप्लॉयमेंट, हमारी जो ऐप की डिप्लॉयमेंट थी वो क्रिएट कर चुके हैं, यानी वो पॉड्स बनाना उसने स्टार्ट कर दिया। अब हमने क्या करना है, उसकी एक सर्विस भी अप्लाई करनी है। हमने सर्विस भी तो बनानी है, हमने रिमेंबर, हमने वही सारे हैसल से बचने के लिए। तो उसके लिए हम क्या कमांड होगी, kubectl अप्लाई -f deployment.yaml की जगह क्या आ जाएगा, service.yaml। हमने क्या किया, डिप्लॉयमेंट भी क्रिएट कर दी, सर्विस भी क्रिएट कर दी। अब हम
चेक करते हैं कि हमारे जो पॉड्स हैं वो ऑलरेडी रन हो चुके हैं या नहीं, कि प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। उसके लिए कमांड होती है kubectl get pods। ये देखें हमारे 2 पॉड्स रनिंग में हैं, ये आपको ये इनके नेम हैं, ये रेडी दोनों रनिंग में हैं, स्टेटस रनिंग में आ चुके हैं। 2 क्यों रन हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे रेप्लिकास प्रोवाइड किए थे 2, तो हमारे 2 रेप्लिकास क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पे अगर मैं रेप्लिकास प्रोवाइड करता 4 और मैं दोबारा deployment.yaml को करूँगा रन, दोबारा मैं यहाँ पे गेट पॉड्स करूँगा, 4 पॉड्स क्रिएट हो चुके हैं, 4 कंटेनर, उन पॉड्स के अंदर 4 कंटेनर्स रन हो रहे हैं। ये था हमारा एक सिंपलेस्ट नोड का सर्वर जो कि हमने कुबरनेटिस के साथ डिप्लॉय किया है एक कुबरनेटिस के क्लस्टर के ऊपर। उसके लिए हमारे पास डिप्लॉयमेंट थी, उसके लिए हमारे पास सर्विस थी, और ये अभी लाइव है। तो चेक कर लेते हैं कि करंटली वर्क कर भी रहा है या नहीं। हमने इस पर डिप्लॉय किया था 4000 पोर्ट के ऊपर। ओके, लोकल होस्ट 4000/get अनेबल टू कनेक्ट। ओके, क्या प्रॉब्लम है? अगर आपने हाँ एक और चीज़, अगर आपने फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 पॉड्स रन हो रहे हैं, आपने किसी एक पॉड के लॉग्स को चेक करना है। जिस तरह आपको याद होगा हमने डॉकर का कोई कंटेनर रन हो रहा होता है, हम उसका लॉग चेक करने के लिए क्या ये कमांड यूज होता है, डॉकर लॉग्स, आगे इस कंटेनर की आईडी। अब आपने क्यूबरनेटिस के अंदर आपने अगर फॉर एग्जांपल डिबगिंग करनी है और उसमें है किसी एक पॉड का आपने वो चेक करना है वो कि उसके लॉग्स क्या हैं, तो उसके लिए भी सेम जिस तरह डॉकर कंपोज का था, इसका भी सेम ही आपने क्या करना है, उसका नेम कॉपी करना है और उसके लिए कमांड होती है kubectl logs और आगे कंटेनर का नेम, पॉड का नेम, और ये आ जाएगा हमारे लॉग्स में आ रहा है सर्वर बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। ओ अच्छा 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 अच्छा, हमने उसकी पोर्ट फॉरवर्डिंग नहीं की। अब बेसिकली अब यहाँ पे हुआ क्या है, जो 4000 पोर्ट है ना, उसने यहाँ पे हमने नोड पोर्ट से क्या किया, एक्सपोज किया है ना 4000 पोर्ट पे। अब ये एक्सपोज हुआ कहाँ पे, हम यूज कर रहे हैं काइंड क्लस्टर यूज कर रहे हैं। तो काइंड का मतलब क्या होता है, क्यूबरनेटिस एंड डॉकर। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, काइंड फुल फॉर्म इन कुबरनेटिस। काइंड की फुल फॉर्म होती है क्यूबरनेटिस इन क्लस्टर। kind stands for Kubernetes and kind stands for Kubernetes and Docker। जब हम इसको लोकली चलाते होते हैं, ये बेसिकली वर्क किस तरह करता है, ये डॉकर तो जो हमारा लोकली चल रहा होता है ना, उसके अंदर ही एक Kubernetes का क्लस्टर क्रिएट कर देता है। जैसे डॉकर एक इमेज होती है ना, उसमें Kubernetes की क्लस्टर की इमेज क्रिएट करता है और लोकली हमारे उस पर रन हो रहा होता है। अब हमारे पास चल तो रहा है 4000 पोर्ट, लेकिन कहाँ पर चल रहा है, डॉकर के एक कंटेनर के अंदर चल रहा है। यानी डॉकर का एक कंटेनर है, उसका नाम है Kubernetes क्लस्टर, उसके अंदर एक्सपोज हुआ है वर्ल्ड के, यानी हम लोकल ब्राउजर के अंदर से एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक कमांड होती है, हम उसको पोर्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा यानी कंटेनर के अंदर से, ताकि हम लोकली इसको यूज कर सकें। कोई मैसेज तो नहीं है? ओके, तो उसके लिए उसके लिए कमांड होती है। सबसे पहले हम यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, हमने क्या चेक किया था, पॉड्स चेक करने के लिए कमांड होती है kubectl get pods। हमारे पास सारे पॉड्स आ गए। सर्विसेज चेक करने के लिए, ये तो हमने डिप्लॉयमेंट चेक की है ना, हमने जो सर्विसेज क्रिएट की थी, तो उनके लिए कमांड होती है kubectl get svc। ये हमारे पास सर्विसेज जो हमने क्रिएट की थी इस ऐप के लिए वो आ चुकी हैं। एक तो है हमारी न्यू नोड ऐप, एक कुबरनेटिस की अपनी सर्विस है। जब भी हम कोई भी क्लस्टर क्रिएट करते होते हैं ना, वो एक सर्विस डिफॉल्ट के ऊपर क्रिएट कर देता होता है। एक और सर्विस जो हमारी रनिंग है वो है ये वाली न्यू नोड है। अब यहाँ पे ये हो सकता है आप ये कहें हमने तो 4 रेप्लिकास बनाए थे, यहाँ पे 4 रेप्लिकास क्यों नहीं बनाई है? जो 4 रेप्लिकास थे वो पॉड्स के थे, वो सर्विस के नहीं थे। हमने यहाँ पे डिप्लॉयमेंट के अंदर यहाँ पे हमने बताया हुआ रेप्लिकास 4 हैं, तो वो 4 पॉड्स के हैं, 4 पॉड्स रनिंग है। सर्विस एक ही होती है, सारी हिट सर्विस एक हिट पे जाएगी, वो ऑटोमेटिकली उन 4 में से किसी भी एक के ऊपर हमारी जो हमारी रिक्वेस्ट होगा उसको राउट कर देगा। सर्विस एक ही होती है। अब ऐसे समझ लें एक रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर है, जिस तरह हमने कल एक लेक्चर दिया था रिवर्स प्रॉक्सी का, ये भी एक रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर छोटा सा क्रिएट हो जाता है और वो खुद ब खुद हमारे सर्वर्स के ऊपर हमारी रिक्वेस्ट को राउट कर देगा। अब हमने यहाँ पे अब जो हमने पोर्ट फॉरवर्ड के लिए कमांड है ना, उसके लिए हमें कॉपी करना पड़ेगा। सबसे पहले ये इसका नेम, और ये चल किस ऊपर है, 4000 पोर्ट के ऊपर।
तो उसके लिए अब पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए कमांड होती है kubectl पोर्ट फॉरवर्ड svc को हमने सर्विस को पोर्ट फॉरवर्ड में कौन सी सर्विस को, न्यू नोड ऐप और न्यू kubectl पोर्ट फॉरवर्ड कमांड लोकल पोर्ट सोर्स पोर्ट। ओके 4000 को फॉरवर्ड कर दो 4000 के ऊपर। ओके ये हमारी पोर्ट फॉरवर्डिंग शुरू हो चुकी है। अब हमने क्या किया, कुबरनेटिस जो कंटेनर रन हो रहा था ना कुबरनेटिस का क्लस्टर का, वो उसमें से हमने पोर्ट फॉरवर्ड कर दिया। अब हम जो भी रिक्वेस्ट 4000 के ऊपर हमारे हिट करेंगे वो कहाँ पे जाएगी, उस कुबरनेटिस के क्लस्टर के ऊपर राउट होकर ऑटोमेटिकली चली जाएगी इस कमांड के जरिए से। अब हम चेक करते हैं कि अब हमारा जो 4000 है वो रनिंग में है या नहीं। ओके नाउ इट्स रनिंग, आप देख सकते हैं 4000 और गेट पोर्ट पे हमारा सर्वर इज रनिंग फाइन। यही सेम जो हमने यहाँ पे बताया हुआ था, गेट पोर्ट के ऊपर एक सर्वर इज रनिंग फाइन। तो ये था एक बहुत ही सिंपलेस्ट नोड सर्वर जो कि जिसकी हमने डिप्लॉयमेंट फाइल क्रिएट की, जिसकी हमने सर्विस फाइल क्रिएट की और हमने उसे कुबरनेटिस का क्लस्टर क्रिएट किया काइंड के साथ और उसके ऊपर हमने इसको डिप्लॉय किया। ये बेसिक कुबरनेटिस का वो था। अब यहाँ पे हम लेते हैं 4 से 5 मिनट का ब्रेक। उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा जो कि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है मंचस्टैक का प्रोजेक्ट जो हमने लास्ट सेशन में भी किया था वो मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा और मैं आपको उसके रेपो प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे देते हैं 5 मिनट का ब्रेक।
ओके, हम अपना सेशन आगे कंटिन्यू करते हैं। 5 मिनट्स ब्रेक इज़ अप। मैं अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर कर देता हूँ एंड होपफुली आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी, शो हो रही होगी। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो चैट में बता सकता है। ओके, स्क्रीन शो हो रही है तो अब हम चलते हैं। हमने एक बेसिक नोड प्रोजेक्ट क्रिएट किया था फॉर डॉकर फाइल थी उसकी, हमने उसको कुबरनेटिस के क्लस्टर के ऊपर डिप्लॉय किया और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रनिंग में है। अब हमने क्या करना है, आगे मैं आपको कुछ कमांड्स बता देता हूँ। हमने एक क्लस्टर क्रिएट किया था नोड ऐप, उसको डिलीट करना है। इसके लिए तो हम उसके लिए कमांड होती है काइंड डिलीट क्लस्टर नेम नोड ऐप। हमारा जो क्लस्टर था हमने जो क्रिएट किया था वो हमने डिलीट कर दिया। हम अब दोबारा चेक करते हैं क्या काइंड गेट क्लस्टर्स, हमारा कोई भी क्लस्टर अभी वर्किंग में नहीं है। तो इस तरह आप क्लस्टर को क्रिएट कर सकते हैं। उसके ऊपर अपने डॉक्यूमेंट में इसको लोड करेंगे, फिर आप अपने डिप्लॉयमेंट को अप्लाई करेंगे। ये एक सीक्वेंस है, ये याद रखना है। आप सर्विस को डिप्लॉयमेंट से पहले अप्लाई नहीं कर सकते, ये भी एक सीक्वेंस है। डिप्लॉयमेंट को, फिर सर्विस को, फिर आप चेक करेंगे, पोर्ट फॉरवर्ड करेंगे और फिर आप ब्राउजर के अंदर चेक कर सकते हैं। अब वही सेम प्रोजेक्ट हमने लास्ट सेशन में किया था मंथ्स तक वाला, उस पर चलते हैं। और उस पर मैं आपको, क्योंकि उसमें चीज़ें ज़्यादा हैं, मैं बैक एंड अलग है, फ्रंट एंड अलग है, रेडिस है इसके अंदर, और उसके अलावा उसके अंदर है रेडिस के अलावा इंजीनिक्स है। और फिर हम तो उसको हम चेक करते हैं उसको डिप्लॉय करके कि वो किस तरह वर्क करता है। तो ये हमारा वही सेम वाला प्रोजेक्ट है। ये लास्ट सेशन में हमने फिर डॉक्टर कंपोज फाइल बनाई थी, उसका मैंने आपको रेपो का लिंक प्रोवाइड कर दिया था। और इसके अंदर मैंने KTest का फोल्डर बना के और डिप्लॉयमेंट एंड सर्विस फाइल ऑलरेडी बना रखी हुई है। अब मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें डिप्लॉयमेंट फाइल्स हैं, वो दो डिप्लॉयमेंट फाइल्स हैं। एक डिप्लॉयमेंट और एक सर्विस है बैकएंड की, क्योंकि बैकएंड अलग है। एक डिप्लॉयमेंट और सर्विस है फ्रंट एंड की, क्योंकि वो अलग है। फिर एक डिप्लॉयमेंट और सर्विस है रेडिस की, क्योंकि वो डिफरेंट है। और फिर एक इसके अलावा एक हमने सीक्रेट्स की फाइल है। हाँ, इसके अंदर मोंगोडीबी की भी हो सकती है, लेकिन मैंने मोंगोडीबी क्योंकि ऑलरेडी 6 फाइल्स बन चुकी थी, मैं और 2 फाइल एक्स्ट्रा ही बनाना चाहता था। तो मैंने क्या किया है, मोंगोडीबी का जो ENV है वो सॉरी मोंगोडीबी मैंने मोंगोडीबी एटलस यूज़ कर ली है इसके अंदर। तो रेडिस भी मुझे बाहर वाली कोई एक्सटर्नल यूज़ कर लेनी चाहिए थी, लेकिन फ़िलहाल खैर छोड़ें। हम अभी रेडिस लोकल ही यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे ये मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये सेम डिप्लॉयमेंट फाइल जिस तरह नोड की थी, उसके ये इसकी भी बिल्कुल सेम ही है। API वर्जन वही सेम चीज़ें हैं। API वर्जन, काइंड, डिप्लॉयमेंट है, मेटाडेटा हमने उसका नेम प्रोवाइड कर दिया है, इसका नाम है बैकएंड। रेप्लिकास हम क्या बना रहे हैं, एक रेप्लिका। इसको लेट्स से कर देते हैं 2, ताकि हम उसको आगे साथ थोड़ी छेड़खानी कर सकें। 2 रेप्लिकास प्रोवाइड किए हैं। ये हमने फिर टेम्पलेट लिया है, स्पेक है, कंटेनर हमने कौन सा रन करना है, नेम होगा उसका बैकएंड और टू डू बैकएंड, वही जो हमने वहाँ पे बिल्ड किया था लास्ट सेशन के अंदर। और अभी हम यहाँ पे बिल्ड करने वाले हैं। उसका नाम हमने क्या रखना है, टू डू बैकएंड। तो वही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये इसका लेटेस्ट वर्जन यूज़ करेंगे। इमेज इफ़ नॉट प्रेजेंट तब ही पुल करनी है। यहाँ पर हमने यूज़ किया था नेवर, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं इफ़ नॉट प्रेजेंट। सेम ही है मोस्टली, अगर प्रेजेंट नहीं है तो पुल कर लो, अगर प्रेजेंट है तो पुल ना करो। पोर्ट्स हम यहाँ पे कौन सा यूज़ करने वाले हैं, 5000 बैकएंड हमारा रन होगा 5000 पोर्ट के ऊपर। अब ये हैं ENVs। अगर आपको याद होगा डॉकर कंपोज के अंदर, हाँ डॉकर कंपोज के अंदर हम ENV सिस्टम प्रोवाइड करते थे। हमने क्या किया था, ENV फाइल प्रोवाइड कर दी थी। यहाँ पे हम रूट के अंदर की ENV फाइल बनाते थे, वहाँ पे सारी ENV लिखते थे, और यहाँ पे हम इस तरह ENV प्रोवाइड कर देते हैं, बैकएंड को अलग, फ्रंट एंड को अलग। लेकिन अगर हमने यहाँ पे ENV प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए आप क्या करोगे, कुबरनेटिस के अंदर सीक्रेट्स के लिए तब क्या करते हो, यहाँ पे ENV का एक सेक्शन होता है। सेक्शन वहाँ पे आप लिखते होते हो वैल्यू। अब ये ENVs हैं, ये सीक्रेट्स नहीं है, सेंसिटिव नहीं है, तो हमने यहाँ पे इनको डायरेक्ट ले दिया। पोर्ट नोड ENV प्रोडक्शन में है, क्लाइंट यूरल 3000 पोर्ट के ऊपर चल रहा है, रेडिस का यूआरएल होगा। रिमेंबर जिस तरह डॉकर कंपोज में होता है, लोकल होस्ट यूज़ नहीं करते थे, हम उसका सर्विस का नाम यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी हम सर्विस का ही नाम यूज़ करेंगे, रेडिस। रेडिस की सर्विस क्रिएट होगी, रेडिस, उसकी सर्विस का नाम क्या है, रेडिस। यहाँ पे फर्स्ट करो मैं यूज़ कर देता हूँ रेडिस 123। तो हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, रेडिस 123। ये सेम जिस तरह डॉकर कंपोज वाला ही कॉन्सेप्ट है ये, जो कि यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो दोबारा अंडू कर देते हैं। और ये हमारी ENVs हैं। और अब मोंगो URI, ये मोंगो URI क्योंकि मैंने मोंगो डीबी एटलस का ये सेंसिटिव URL है, तो ये अब ये कहाँ से आ रहा है, मोंगो डीबी मोंगो URI वैल्यू फ्रॉम सीक्रेट की रेफ। सीक्रेट की रेफ से हमने उठाना है, ये ना सीक्रेट्स,
ये एक सीक्रेट यूआरएल है, उसका नाम क्या होगा बैकएंड सीक्रेट, उसकी की क्या होगी मोंगो यूआरआई। ये कहाँ पे डिस्क्राइब हुई है सीक्रेट, सीक्रेट की रेफ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। JWT सीक्रेट ये भी एक सीक्रेट है और इसका नाम क्या है बैकएंड सीक्रेट, और की JWT सीक्रेट से आ रही है। ठीक है, जब आपको सीक्रेट्स प्रोवाइड करने होते हैं तो उसके लिए जो सेंसिटिव सीक्रेट है उसके लिए आप क्या करते होते हैं, एक सीक्रेट डॉट डीएम क्रिएट करते होते हो। अब देखें इसका टाइप क्या है सीक्रेट, आपको याद होगा पहले वाले का टाइप था डिप्लॉयमेंट, हमने सर्विस क्रिएट की तो उसका टाइप हो गया सर्विस। इसका इस वाली ये हमने एक न्यू फाइल क्रिएट की है जो कि है सीक्रेट्स, तो इसकी टाइप क्या होगी सीक्रेट्स। ये सीक्रेट हमने यहाँ पे टाइप चेंज हो गई, इसके मल्टीपल टाइप्स होते हैं, आप फिर टाइप्स के बारे में पढ़ सकते हैं, कॉन्फिग मैप होते हैं और इंग्रेस होता है और बहुत सारी टाइप्स हैं इसकी। मेटा डेटा वही हमने नेम प्रोवाइड कर दिया बैकएंड सीक्रेट। अब ये देखें यहाँ पे मोंगो यूआरआई, हम अगर हम दोबारा मैं बैकएंड डिप्लॉयमेंट में जाऊँ तो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है मोंगो यूआरआई, यानी इस ये जो मोंगो यूआरआई है ना इसका जो की हमने कहाँ पे प्रोवाइड की हुई है सीक्रेट डॉट YAML के अंदर, उसका नाम क्या है मोंगो यूआरआई। तो नेम आपने यहाँ पे सेम रखना है जो कि आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया होगा। इसका नेम क्या प्रोवाइड किया था JWT सीक्रेट, तो ये यहाँ पे आ गया JWT सीक्रेट, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। और ये वाली चीज़ क्या है रेडीनेस प्रॉप, रेडीनेस प्रॉप क्या है, इसको रेडी कब माना जाएगा, ये जिस तरह आपको मैं दोबारा डॉकर कंपोज पे ले जाता हूँ आपको, और यहाँ पे हमें डॉकर कंपोज फाइल है इसकी डिपेंड्स ऑन मोंगोडीबी यहाँ पे हमने देखा है लिखा हुआ था, कहाँ गया फ्रंट एंड रिस्टार्ट अनलेस स्टॉप कंटेनर, यहाँ पे मोंगोडीबी कंडीशन सर्विस हेल्दी, यानी जब तक मोंगोडीबी प्रॉपर्ली रन नहीं हो जाता हमने बैकएंड को रन नहीं करना मोंगोडीबी की जब तक सर्विस हेल्दी नहीं हो जाती। यानी एक टेस्ट है चेक करने के लिए मोंगोडीबी का हमने सर्विस हेल्थ चेक करने के लिए क्या यूज़ किया था, एक हेल्थ चेक यूज़ किया है। हम मोंगोश शेल रन करते हैं और उसके अंदर पिंग की कमांड रन करते हैं, यानी एक बेसिकली टेस्ट कमांड है कि हमारा सर्वर अप हो चुका है कि नहीं। उसके लिए भी ये कुबरनेटिस के अंदर अप जो कमांड हम यूज़ कर रहे हैं ना वो यूज़ कर रहे हैं रेडीनेस प्रॉप, ये हमें बताएगा कि हमारा जो सर्वर है या हमारी जो पॉड है वो रेडी हो चुकी है या नहीं। उसके लिए हम उसको चेक करने के लिए हमने क्या सेटिंग्स प्रोवाइड की हुई हैं, पोर्ट 5000 के ऊपर हमने क्या करना है एक TCP का एक कनेक्शन सेंड करना है। अगर वहाँ से हमारे पास TCP कनेक्शन आपको होपफुली आपने थोड़ी बहुत नेटवर्किंग पढ़ी होगी, आपको पता होगा TCP के कनेक्शन के अंदर आप एक सिन प्रोवाइड करते हो, फिर आगे से एक आता होता है, फिर आप सिन एक भेजते होते हो। सिंपल है, ऐसा मान लो आपने एक जब ये सॉरी जब ये वाली डिप्लॉयमेंट क्रिएट होगी, डिप्लॉयमेंट क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है एक 5000 पोर्ट के ऊपर एक छोटा सा एक पैकेट सेंड करना है, वहाँ से रिस्पॉन्स आ जाता है तो मीन्स 5000 पोर्ट रनिंग में है, अगर नहीं आता तो अभी तक हमारा जो बैकएंड है वो रेडी नहीं हुआ है। बार बार करते रहेंगे, हर 2 सेकंड्स बाद आपने क्या करना है हर 5 सेकंड के बाद आपने एक TCP का कनेक्शन सेंड करना है, क्या 5000 पोर्ट रनिंग में है, क्या है। जैसे ही हमारे पास आ जाता है वहाँ से आंसर हाँ रनिंग में है, तो हम क्या कर देंगे उससे जो हमने वहाँ पे देखा था ना यहाँ पे एक रनिंग स्टेट आ रही थी तो वहाँ पे रनिंग में आ जाएगा, जब यहाँ पे उसको ओके प्रोवाइड कर देगा वो, जब तक वो प्रोवाइड नहीं करता तब तक वहाँ पे एरर आता रहेगा। या आपको दोबारा रन करेंगे, मैं आपको दोबारा वहाँ पे दिखाऊंगा। ये वही सर्विस है, सर्विस हम कौन सी यूज़ करने वाले हैं नोड पोर्ट ही, ये हमने पोर्ट प्रोवाइड कर दिया 5000 के ऊपर। ये फ्रंट एंड की है, फ्रंट एंड की जो डिप्लॉयमेंट है वो भी बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो सेम ही है। रेडीनेस प्रॉप में क्या यूज़ कर रहे हैं HTTP का, वहाँ पे हम TCP का कनेक्शन सेंड कर रहे थे, यहाँ पे HTTP का गेट वो यूज़ कर रहे हैं, तो आप HTTP का गेट वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर बैकएंड के लिए होता है TCP जो कि कुबरनेटिस से खुद कहा हुआ है। यहाँ पे हमने क्या चेक करना है हमारा, क्योंकि जो फ्रंट एंड है वो पोर्ट 80 के ऊपर चल रहा है, क्योंकि हमारा जो फ्रंट एंड है वो सर्व होता है Nginx के साथ, इसलिए हमारा जो सर्वर है वो चल रहा है पोर्ट 80 के ऊपर। और वापस चलते हैं अपने डिप्लॉयमेंट, हाँ तो ये हमने चेक किया 80 के ऊपर एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे HTTP की, रिस्पॉन्स आ जाता है तो हमारा फ्रंट एंड भी यानी रनिंग में है। ये फ्रंट एंड की सर्विस फाइल है, ये रेडिस की डिप्लॉयमेंट है, सेम रेडिस की डिप्लॉयमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, वही API वर्जन मेटा डेटा रेप्लिकास। ये उसमें हम इमेज कौन सी यूज़ कर रहे हैं रेडिस 7 अल्पाइन, जिस तरह हमने वही डॉकर कंपोज के अंदर यूज़ की थी रेडिस 7 अल्पाइन, यहाँ पे भी हमने वही यूज़ की हुई है रेडिस 7 अल्पाइन। ऑफिशियल इमेज उसकी रेडिस है वो पता 6379 पोर्ट के ऊपर चलता होता है। ये हमने रेडियस प्रॉप जिस तरह उसके अंदर यूज़ की थी रेडिस CLI में हम पिंग करते थे, आगे पोंग जवाब आता था, और तो इसके अंदर भी डॉकर कंपोज के अंदर भी हम यहाँ पे रेडिस CLI में पिंग करेंगे और तो आगे है पोंग रिस्पॉन्स आएगा जिस तरह डॉकर कंपोज में था, और इसमें भी वही है पिंग करेंगे आगे हमारा पोंग जवाब आएगा, तो हमारी रेडिस भी बिल्कुल सही वर्किंग में है। ये रेडिस की सर्विस है।
रेडिस की सर्विस के अंदर हमने यूज़ किया हुआ क्लस्टर आईपी। रिमेंबर, हमें बाहर से रेडिस को एक्सेस करना ही नहीं है। रेडिस किस लिए यूज़ हो रहा है? बैकएंड यूज़ कर रहा है। क्या हमें इंटरनेट से रेडिस को एक्सेस करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। यूज़ कहाँ पे हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ क्लस्टर के अंदर ही यूज़ होना है। बैकएंड आपस में खुद ब खुद उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, बाहर से जरूरत नहीं है। इसलिए हमें सिक्योरिटी बेस्ट फीचर है ये। हमने उसको नोड पोर्ट प्रोवाइड नहीं किया, हमने उसको यूज़ किया है क्लस्टर आईपी। अगर हम मोंगोडीबी की बनाते हम उसको भी कहाँ यूज़ करते? क्लस्टर आईपी, ताकि हम सिर्फ क्लस्टर से ही एक्सेस कर सकें, बाहर से कोई भी शख्स उसे एक्सेस ना कर सके। ये एक सिक्योरिटी बेस्ट फीचर होता है। और ये लास्ट में वही secrets.yml। अब हम इसको अप्लाई करते हैं, इसको रन करते हैं। कमांड्स मैंने ऑलरेडी लिखी हुई हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, एक क्लस्टर हमें दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा। हमने लास्ट वाला क्लस्टर डिलीट कर दिया था। एक दोबारा क्लस्टर क्रिएट कर लेते हैं, इसका नाम होगा टू डू। ये हमारा क्लस्टर क्रिएट हो रहा है। इतने क्लस्टर क्रिएट हो रहा है, हम क्या करते हैं, बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों की इमेजेस को क्रिएट कर लेते हैं, सॉरी बिल्ड कर लेते हैं। ये हमारी बिल्ड हो गई, डॉकर बिल्ड। आपको कमांड पता है अपने क्योंकि डॉकर आपने होपफुली सीखा ही होगा। क्योंकि आपने डॉकर नहीं आता तो आपको क्यूबरनेटिस पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। डॉकर इज़ द प्री रिक्विजिट ऑफ क्यूबरनेटिस। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको उन्हें कुछ चीज़ें समझ नहीं लगेंगी, काफ़ी कुछ भी समझ नहीं लगेगा। हमने क्या किया, बैकएंड की इमेज बिल्ड कर ली। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड की इमेज बिल्ड करेंगे। फ्रंट एंड की इमेज बिल्ड हुई और हमने क्या किया, उन दोनों इमेजेस को हम क्या करेंगे, लोड करेंगे। जैसे हमने लास्ट नोड के सर्वर में किया था। अब वहाँ पे एक इमेज थी, यहाँ पे दो हैं, बैकएंड की और फ्रंट एंड की। तो हम क्या करेंगे, उन दोनों इमेजेस को लोड कर देंगे कुबरनेटिस के क्लस्टर के ऊपर। ये हमने लोड करना शुरू कर दिया है। इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि इमेजेस को बेसिकली कॉपी ही कर रहा होता है ये कुबरनेटिस के क्लस्टर के ऊपर। ओके, हमारी जो इमेजेस थे वो कॉपी हो चुके हैं क्लस्टर के ऊपर। अब हम अप्लाई करना शुरू करेंगे। अब अप्लाई में आप देखे हो ना, यहाँ पे इसका भी एक सीक्वेंस है। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे सीक्रेट्स को, ताकि सीक्रेट्स क्रिएट हो जाए क्लस्टर के ऊपर। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे रेडिस को, क्योंकि बैकेंड को चलाने के लिए क्या चाहिए होगा, सीक्रेट्स भी चाहिए होंगे, यानी मोंगोडीबी की यूआरआई और JWT सीक्रेट, और उसको रेडिस भी चाहिए होगी। जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी बैकेंड नहीं चलेगा। अगर हम बैकेंड पहले क्रिएट कर देते हैं, ये कमांड तो पहले हम रन कर लेते हैं, तो हमारा क्या होगा, बैकेंड का वो फेल हो जाएगा। तो उसका सीक्वेंस लाजमी है। और सीक्वेंस समझने के लिए आपको होप प्रोजेक्ट की समझ अंडरस्टैंडिंग भी होना ज़रूरी है। आप डायरेक्ट किसी प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। मुझे पता है ये प्रोजेक्ट बैकेंड में, इसमें रेडिस भी चाहिए, उसमें सीक्रेट्स भी चाहिए, इसलिए मैं इस सीक्वेंस के साथ उसको अप्लाई करूँगा। यहीं से ही कॉपी कर लेते हैं इन सारी कमांड्स को, यहाँ पर पेस्ट। ओके, पेस्ट हुई नहीं है तो सी, और ये इसको अप्लाई कर देते हैं। ओके, सी डी डॉट डॉट, वो कह रहा है वहाँ पे फाइल ही नहीं है। हम एक फ़ोल्डर बाहर आते हैं। करंटली हम सर्वर फोल्डर के अंदर थे, इसलिए वो एरर आया था। बाहर आके अब दोबारा पेस्ट करके अप्लाई करते हैं। एंड यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले उसने एक सीक्रेट क्रिएट किया, फिर उसने डिप्लॉयमेंट रेडिस की क्रिएट की, रेडिस की सर्विस, बैकएंड की डिप्लॉयमेंट, बैकएंड की सर्विस, फ्रंट एंड की डिप्लॉयमेंट, एंड लास्ट फ्रंट एंड की सर्विस। अब चेक करते हैं। आपको याद होगा कमांड क्या होती है हमारे पॉड्स को चेक करने के लिए, kubectl get pods। ये देखें, हमारे तीनों जो सर्वर्स हैं वो रनिंग स्टेट के अंदर आ चुके हैं, बैकएंड का भी, फ्रंट एंड का भी। और एक मिनट, ओके, हमने यहाँ पे सेव ही नहीं की थी फाइल, इसलिए इसका रेप्लिका एक ही बना है। इसको यहाँ पे सेव करते हैं और दोबारा अप्लाई कर देते हैं बैकएंड की डिप्लॉयमेंट। अब दोबारा चेक करते हैं पॉड्स। ये अभी 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 हमने बनाया। इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ 2 to 3 seconds मोर। ओके ओके ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमारे पॉड्स हैं, दो बैकएंड के पॉड्स रन हो रहे हैं, एक फ्रंट एंड का हो रहा है और एक रेडिस का हो रहा है। इसके लॉग्स चेक कर लेते हैं, क्या लॉग, क्या ये लॉग कर रहा है। उसके लिए आपको कमांड याद है, kubectl लॉग्स, और आगे जो हमारा जो पॉड का नाम हमने यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया, एंटर। रेडिस, ये सबसे पहले से क्या गया, रेडिस को कनेक्ट करने की कोशिश करता रहा, मोंगोडीबी कनेक्ट हो गई, दोबारा रेडिस करता रहो। एट लास्ट जाके जब रेडिस का कंटेनर, क्योंकि पता है आपको रेडिस का कंटेनर क्रिएट होने में टाइम लगता है, तो लगा होगा 50 to 40 to 50 सेकंड्स। इतनी देर उसको एरर आता रहा। जैसे ही रेडिस का कंटेनर क्रिएट हुआ, वो रेडिस के साथ कनेक्ट हो चुका है।
अब हमें क्या करना पड़ेगा, वही सेम प्रॉब्लम इसके साथ भी आएगी, तो हमें इसको भी पोर्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा, हमारा जो बैकएंड है और हमारा जो फ्रंट एंड है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, kubectl get svc, हमारा जो बैकएंड है वो रन हो रहा है 30,001 के ऊपर, और फ्रंट एंड रन हो रहा है 30,000 के ऊपर। तो हमें दोनों पोर्ट्स को एक्सपोज करना होगा वर्ल्ड के लिए। उसके लिए ये कमांड मैंने ऑलरेडी लिख के रखी हुई है, यहाँ पे कॉपी 1 मिनट कंट्रोल से, ये वही सेम कमांड ही है हमने जो पिछले नोड सर्वर के लिए यूज़ की थी, kubectl पोर्ट फॉरवर्ड सर्विस। किस सर्विस को हमने पोर्ट फॉरवर्ड करना है, फ्रंट एंड को। ये कहाँ से आया, ये हमने इस कमांड से चेक कर सकते हैं, सर्विसेज के नाम गेट svc से हमारे पास सर्विसेज के नाम आ गए, वो सर्विस का नाम हमने वहाँ कॉपी करके इस कमांड के अंदर डालना है। ये हमने फ्रंट एंड की सर्विस को पोर्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, और ये बैक एंड की सर्विस को पोर्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, और ये फॉरवर्ड हो चुके हैं फ्रंट एंड बैक एंड दोनों। एंटर, अनेबल टू लिसन, all 3000 already in use। ओके 3000 मेरे लैपटॉप के 3000 के ऊपर ऑलरेडी कुछ चल रहा है, तो कुछ किसी दूसरे पोर्ट के ऊपर फॉरवर्ड कर देते हैं। ओके यहाँ से 3009 के ऊपर कर देते हैं, अब कॉपी करते हैं। ओके अब हमारा बैकएंड की पोर्ट फॉरवर्डिंग हो गई है, और अभी से फ्रंट एंड की हुई है। ओके एक और पोर्ट खोलते हैं, और यहाँ पे सॉरी दूसरे टर्मिनल के अंदर हमें बैकएंड को अलग से पोर्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ये हमारा बैकएंड भी चल रहा है, पोर्ट फॉरवर्ड हो चुका है, और फ्रंट एंड भी हो चुका है। अब हम ब्राउज़र के अंदर ओपन करते हैं इसको, लोकल होस्ट 3009, एंड देयर यू गो। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा टू डू ऐप थी जो कि लास्ट सेशन में हमने क्रिएट की थी, वो बिल्कुल सही से वर्क कर रही है। ये आप यहाँ पे उसको टेस्ट भी कर सकते हैं, और अगर मैं यहाँ पे जिस तरह ये फ्रंट एंड का पोर्ट फॉरवर्ड हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं क्लोज करता हूँ, दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, नहीं अब ये वर्क नहीं करेगी, क्योंकि आप वही जो पोर्ट है वो कहाँ पर रन हो रहा है, डॉकर के कंटेनर के अंदर, वो बाहर रन नहीं हो रहा। हमें पोर्ट फॉरवर्ड करना पड़ता है ताकि हम उस कंटेनर के पोर्ट को एक्सपोज कर सकें बाहर के वर्ल्ड के लिए। सो ये एक स्मॉल मनस्टैक प्रोजेक्ट था जो कि आपने कुबरनेटिस के क्लस्टर के ऊपर डिप्लॉय किया। आपको अगर उसको अमेज़न AWS के ऊपर या किसी VPS के ऊपर डिप्लॉय करना है, तो आप सिंपल यहाँ से रेपो क्लोन करोगे। उसके ऊपर क्लोन करने के बाद रेपो क्लोन की आपने काइंड क्लस्टर क्रिएट किया, kubectl इंस्टॉल किया, काइंड क्लस्टर इंस्टॉल किया, क्रिएट किया। उसके बाद यही कमांड जो मैंने आपको प्रोवाइड की थी, आपको पहले इमेजेस को बिल्ड करना होगा, उन इमेजेस को लोड करना होगा कंटेनर के ऊपर और अप्लाई करना होगा, और आपका यही प्रोजेक्ट क्लाउड के ऊपर भी डिप्लॉय हो जाएगा। तो होपफुली आप लोग कर ही सकते हैं। ये हमारा एक मनस्टैक का प्रोजेक्ट था। अब क्या आपको डिप्लॉय करना चाहिए कुबरनेटिस के ऊपर, तो आंसर होगा नहीं, ज़रूरी नहीं है। कुबरनेटिस को जब आप कभी टेकी जो टर्म्स में कहा जाता है, कुबरनेटिस इज टेक्निकल डेप्थ। ये बेसिकली एक टेक्निकल डेप्थ होता है जो कि जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं उस टाइम पर आपको रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी आगे जाएंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कुबरनेटिस एक टेक्निकल डेप्थ है। फर्ज करो मैं आपको बताता हूँ, यही मनस्टैक प्रोजेक्ट आपको कुबरनेटिस के क्लस्टर पर डिप्लॉय करना है, तब क्या करोगे, EKS का क्लस्टर क्रिएट करोगे, EKS का क्लस्टर अमेज़ॉन पे जाओगे, वहाँ उनका क्लस्टर बाय करोगे, क्योंकि आप एक काइंड क्लस्टर से आप उसके ऊपर सॉरी प्रोडक्शन के ऊपर डिप्लॉय नहीं कर सकते। ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आ सकती है। यहाँ पे क्लस्टर डाउन हो सकता है, आपके नेटवर्किंग को देखना पड़ता है। आप क्या यूज़ करते होते हैं, क्लाउड मैनेज सर्विस को ही यूज़ करते होते हो। आप अगर AWS को यूज़ करते हो, AWS का जो EKS का क्लस्टर है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अगर आपको मल्टीपल मशीन चाहिए होंगी, फिर मल्टीपल टीम, अगर आपका एक सिंपल प्रोजेक्ट है जिसके इतने ज़्यादा यूजर्स भी नहीं है, तो अगर आप उसको कुबरनेटिस क्लस्टर पर डिप्लॉय कर देते हो, तो ये टेक्निकल डेप्थ है, ये आपके लिए एक कर्व बनता रहेगा आपका, जो आगे जाके और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। हो सकता है आपने अपने प्रोजेक्ट को माइक्रो सर्विसेज के ऊपर शिफ्ट कर दिया, फिर वहाँ से अगर आपने तो आप देखोगे तो आपके मल्टीपल मशीन हो जाएंगी, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अभी आपने देखा सिंपल प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने के लिए कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, आपको मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करनी पड़ी। डॉकर के साथ कितना ईजी था, डॉकर कंपोज की एक फाइल क्रिएट की, एक कमांड रन की,
रनिंग में आ गया, लेकिन कुबरनेटिस के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। तो अगर आपका प्रोजेक्ट, आपके यूजर्स कम है, आपका प्रोजेक्ट न्यू है, तो आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये इसलिए इसे कहा जाता है ये टेक्निकल डेप्थ है अलॉन्ग विद माइक्रो सर्विसेज। माइक्रो सर्विसेज और कुबरनेटिस दोनों ही टेक्निकल डेप्थ हैं। अगर आपके यूजर्स कम है, आपको माइक्रो सर्विसेज की ज़रूरत भी नहीं होती, आप सिंपल एक सर्वर के साथ भी आपका काम चल सकता है। तो ये था आज का जो सेशन हमारा। ये जो रेपो है मैं पुश करने के बाद आपको ग्रुप के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग इसको क्लोन करें, इसको पढ़ें, सीखें, इसमें से जितना जो भी आप लोग करना है। अगर आप लोगों में किसी का कुछ क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं अभी के अभी, मैं भी आंसर कर देता हूँ। अगर नहीं तो हम सेशन को एंड कर देते हैं। वी हैव 5 मिनट्स, आप कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। Thank you very much, Sufyan.